Today we are going to discuss about the general exceptions, chapter 3rd of the BNS भारतीय न्याय संहिता 2023. ठीक है, इससे पहले हम इसका जो इंट्रोडक्टरी जो पार्ट था, प्रिलिमिनरी फर्स्ट पार्ट जो चैप्टर फर्स्ट था उसको डिस्कस कर चुके हैं. उसमें जितने भी डेफिनेशंस सेक्शन सेकंड के अंदर उसको देख सकते हैं, देख लिया है हमने. और जो सेक्शन 3 के अंदर जो जनरल एक्सप्लेनेशन में दे रखे थे वो सारे पॉइंट्स हम क्लियर कर चुके हैं हमने. ठीक है, आज हम जो है जनरल एक्सेप्शंस के बारे में देखेंगे कि जनरल एक्सेप्शन किस तरीके से देते हैं. देखो, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि इसमें सेक्शन जब हमने सेक्शन 3 पढ़ा था तो उसका सेक्शन 1 बोल रहा था कि अगर कोई भी इलस्ट्रेशन या पीनल प्रोविजन या कोई डिफिनीशन है जिसका कोई एक्सेप्शन अगर हम उसमें बताएंगे ना, किसी ऑफेंस का एक्सेप्शन बताएंगे, तो उनको बार बार उस ऑफेंस के साथ में रिपीट करने से बेहतर है कि उसको एक पार्ट में मतलब एक ही जगह उन सारे एक्सेप्शन को इकट्ठा करके रख दिया गया है. और वो कौन सा चैप्टर है? हमारे चैप्टर 3 है, जिसमें जनरल एक्सेप्शन की बात की गई है कि जितने भी जनरल एक्सेप्शन है, ये सारे जितने भी ऑफेंसेस है उनके साथ ही इनको क्या किया जाएगा, पढ़ा जाएगा. जैसे कि इसमें उसमें इलस्ट्रेशन देखा, 7 साल से नीचे का जो बच्चा ऑफेंस कमिट करता है तो हमारा ऑफेंस नहीं माना जाएगा. तो ये हम कहाँ सारी जगह इसको क्या करेंगे, इसी तरीके से इसको कंसीडर करके चलेंगे एक एक्सेप्शन की तरह. ठीक है, सारे ऑफेंसेस में. देखो, अब इसमें हम जब बात करने जा रहे हैं तो इसमें सेक्शंस हमारे 14 से स्टार्ट होते हैं और 44 तक हमारे सेक्शन डील करते हैं. सेक्शन 14 बोलता है एक्ट बाउंड बाय अ पर्सन, एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ. मतलब एक एक्ट तो उस पर्सन के द्वारा किया जाता है जिसको ये नॉलेज, मतलब इसको ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है, मतलब ये बिलीव होता है अपने ऊपर कि वो जो है लॉ के द्वारा बाउंड है वो एक्ट करने के लिए. तो वह क्या करता है, वो एक्ट कमिट करता है. तो इसमें क्या बोल रखा है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज और बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, इन गुड फेथ में करता है एंड बिलीव हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ. मतलब कोई भी पर्सन जो है किस वजह से, सिर्फ रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया, मतलब फैक्ट्स की थोड़ी मिस्टेक हो गई है, लॉ की मिस्टेक नहीं है. लॉ का मिस्टेक हमारे जो भारतीय न्याय संहिता है इसके अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है ये. ठीक है, इंडिया के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है ये हमारे, कि रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इस तरीके से आप उसका वो नहीं ले सकते, डिसएडवांटेज नहीं ले सकते, एक्सेप्शन नहीं ले सकते कि मुझे लॉ के बारे में जानकारी नहीं थी. नहीं, जिस दिन लॉ कोई भी लॉ इफेक्ट में आ जाता है उस दिन से ये माना जाता है कि सारे लोगों को उसके बारे में नॉलेज है. तो आप रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ फैक्ट ले सकते हैं, लॉ नहीं ले सकते हो. तो अगर कोई भी पर्सन जो है बाउंड है, रीजन बाउंड है लॉ के द्वारा, या उसको रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट है कि जो भी वो एक्ट कर रहा है वो गुड फेथ में कर रहा है, अपने आप को बिलीव करते हुए कर रहा है कि जो भी वो एक्ट कर रहा है गुड फेथ में करता है. ठीक है, एंड बाउंड है लॉ के द्वारा वो ऐसा एक्ट करने में, तो वो जो है वो क्या नहीं माना जाएगा, ऑफेंस नहीं माना जाएगा. नथिंग इज एन ऑफेंस, ये क्या नहीं माना जाएगा, ऑफेंस नहीं कंसिडर किया जाएगा. जैसे इलस्ट्रेशन बोलता है, ए अ सोल्जर फायर ऑन अ मूव बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर एंड कंफर्मेटिव विद द कमांड्स ऑफ द लॉ, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस. ठीक है, तो एक सोल्जर है वो फायर करता है मूव पे, लेकिन उसके सुपीरियर उसको ऑर्डर देते हैं, तो अब वो बाउंड हो गया ना, सुपीरियर के ऑर्डर से क्या हो गया, वो बाउंड हो गया. इन कंफर्मिटी विद द कमांड ऑफ लॉ, अब उस फायरिंग में चाहे क्या होता है क्या नहीं होता है, दैट डजंट मैटर. ठीक है, उसको तो बस ऑर्डर मिला था और उसने अपने जो भी ऑर्डर मिला उसको सुपीरियर ऑफिसर के द्वारा, जो भी लॉफुली ऑर्डर मिला था उसको, उसके द्वारा वो बाउंड हो गया वो एक्ट कमिट करने के लिए. तो ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ना ही वो गिल्टी होगा. A, an officer of the court being ordered by that court to arrest Y, and after due inquiry, believing Z to be the Y, arrest Z, and A has committed no offense. ठीक है, देखो उसमें क्या बोल रखा है कि ए क्या करता है, ऑफिसर है कोर्ट का. ठीक है, उसको ऑर्डर मिलता है कोर्ट से कि आपको जो है बाई को अरेस्ट करके लेके आना है. अब वो उसको क्या मिल गया, वो बाउंड हो गया लॉ के द्वारा बाई को अरेस्ट करने के लिए. अब आफ्टर डी इंक्वायरी, काफी सारी इंक्वायरी करने के बाद में उसको ऐसा लगा कि जो जेड है वही क्या है, वाई है. जेड कौन है, वाई है. और उसने क्या किया, वाई की जगह जेड को अरेस्ट कर लिया. तो यार ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है हमारा सेक्शन 15, क्या बोलता है, एक्ट ऑफ अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली. अब कोई जज का भी जो एक्ट होता है ना, जो उसने जुडिशियली एक्ट किया है, तो वो भी क्या नहीं माना जाएगा, हमारा ऑफेंस नहीं माना जाएगा. नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर, एक्सरसाइज करता है अपनी किसी पावर्स को, विच इन द गुड फेथ में करता है, विच इन द गुड फेथ ही बिलीव्स टू बी गिवन बाय लॉ, गिवन टू हिम बाय लॉ. मतलब उसको ये गुड फेथ में ये बिलीव होता है कि जो भी वो पावर एक्सरसाइज करता है वो लॉ के द्वारा उसको दी गई है. तो उसके द्वारा जो भी एक्ट किया था जुडिशियली जुडिशियली जो एक्ट करता है वो क्या नहीं माना जाएगा, ऑफेंस नहीं माना जाएगा.
ठीक है। 16 बोलता है एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ठीक है, कोई भी एक्ट जो है कोर्ट के जजमेंट या फिर ऑर्डर के बेसिस पे किया जाता है तो वो भी ऑफेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा। जैसे नथिंग विच इज डन इन द परसुएंस ऑफ विच इज वारंटेड बाय द जजमेंट और ऑर्डर अ कोर्ट इफ डन वायलेट्स द जजमेंट और ऑर्डर रिमेन इन फोर्स। ठीक है, जब वो फोर्स में है ऑर्डर वगैरह, तो ये चीज क्या नहीं मानी जाएगी, नथिंग इज एन ऑफेंस। तो क्या नहीं मानी जाएगी, वो चीज ऑफेंस नहीं मानी जाएगी जो कि डन की जा रही है, वारंटेड बाय द कोर्ट के द्वारा की जा रही है, या फिर जो भी ऑर्डर है, जजमेंट है, उसके एनफोर्समेंट रहते हुए वो चीज की जा रही है, तो वो क्या नहीं मानी जाएगी, ऑफेंस नहीं मानी जाएगी। नॉट विद स्टैंडिंग द कोर्ट में हैव नो जुरिडिक्शन, इससे कोई मतलब नहीं कि कोर्ट के पास में जुरिडिक्शन है कि नहीं वो ऑर्डर पास करने के लिए, प्रोवाइडेड दैट द पर्सन डूइंग द एक्ट इन द गुड फेथ। लेकिन क्या बोल रखा है यहाँ पे, जो भी एक्ट कर रहा है वो जनता कैसे करना चाहिए, गुड फेथ में करना चाहिए। हिमसेल्फ बिलीव करता है दैट कोर्ट हैड सच जुरिडिक्शन, उसको ये नॉलेज, गुड फेथ में नॉलेज होती है कि जिस भी कोर्ट ने ये ऑर्डर और जजमेंट दिया है जिसके बेसिस पे वो एक्ट कर रहा है, तो वो क्या है, जिस उस कोर्ट के पास में जुरिडिक्शन है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, इसमें हमारा जो वो होता है ना, जिनको क्या बोलते हैं, हैंगमैन जो होते हैं, हैंगमैन जो फांसी के फंदे पे चढ़ाते हैं किसी को, हैंगमैन जो होता है वो इसके अंदर आ जाएगा कि वो जजमेंट और कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पे क्या करता है, काम करता है, किसी को हैंग करता है, तो उसका जो एक्ट होगा ना वो क्या नहीं माना जाएगा, ऑफेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा। 17 में बोलता है एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीव हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। तो उसने बोल रखा है जस्टिफाइड, 14 में बोल रखा था कि बाउंड। ठीक है, वो बाउंड है या जस्टिफाइड है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ। जो भी एक्ट वो कर रहा है ना वो जस्टिफाइड है लॉ के द्वारा। ठीक है, जिसको जस्टिफाई किया गया है लॉ के द्वारा कि ये चीज हम कर सकते हैं। और हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। इन द गुड फेथ में करता है, कैसे करता है, गुड फेथ में करता है, बिलीव हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ, उसको ये बिलीव है अपने आप के ऊपर, गुड फेथ में जो काम कर रहा है वो जस्टिफाइड है लॉ के द्वारा। तो और रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो सकता है लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट लॉ नहीं होगा, तो ऐसा कोई एक्ट क्या कहलाता है हमारा, ऑफेंस नहीं कंसिडर किया जाएगा। जैसे कि ए, इसमें क्या बोला है सिचुएशन देखो, जैसे ए सीज जेड कमिट दैट अपीयर टू ए टू बी मर्डर। ठीक है, ए सीज जेड कमिट what appears to A to be a murder। ठीक है, A in the exercise to the best of his judgment exerted in the good faith of the power which the law gives to all the person to apprehending murders in the fact seizes Jed in order to bring Jed before the proper authority। A has committed no offense though may turn out that Jed was acting in the self defense। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोल रखा है, ए ने जो किया क्या, जेड को कमिट करते देखा था, कोई ऑफेंस कमिट करने मर्डर करते हुए, तो ए इन द एक्सरसाइज ऑफ द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट एक्सर्टेड इन द गुड फेथ द पावर ऑफ विच द लॉ गिव्स टू ऑल द पर्सन एप्रीहेंडिंग द मर्डर्स इन द फैक्ट। ठीक है, तो जो लॉ के द्वारा पावर दे रखी है जजमेंट्स के द्वारा कि मतलब उसको किसी भी पर्सन को जो कि ऑफेंडर होता है उनको पकड़ना गुड फेथ के अंदर क्या मतलब है, उनको पकड़ सकते हैं हम, ये जस्टिफाइड है हमारे लॉ के द्वारा। ठीक है, वो सीज करता है जेड को इन द ऑर्डर टू ब्रिंग जेड बिफोर द प्रॉपर अथॉरिटीज के पास लाने के लिए उसको सीज कर देता है। तो इन्हें यहाँ पे कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया, भले ही बाद में ये चीजें रियलाइज हुई हो कि जेड ने जो भी ऑफेंस किया था वो कैसे किया था, सेल्फ डिफेंस में किया था, लेकिन यहाँ पे जो ए है ना उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया, उसको एकदम सीज करके या फिर अथॉरिटीज के पास लाने का, क्योंकि उसको जस्टिफाइड लगा के वो चीज जस्टिफाइड है लॉ के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 18। सेक्शन 18 क्या बोलता है, एक्सीडेंट इन डूइंग a lawful act, accident in doing a lawful act। देखो nothing is an offense which is done by accident or misfortune or without any criminal intention knowledge in the doing of a lawful act in the lawful manner or by lawful means with the proper care and caution। देखो कुछ भी चीज होती है nothing is an offense, ये कोई भी चीज क्या नहीं कहलाती है, ऑफेंस नहीं कहलाती है, कब, विच इज डन, जब वो की गई है एक्सीडेंट के द्वारा या मिसफॉर्च्यून हुई है, या तो एक्सीडेंट से हुआ है कोई एक्ट या मिसफॉर्च्यून में हुआ है, एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज, जब वो एक्ट कमिट हो रहा था, जो भी ऑफेंस कमिट हो रहा था, मतलब एक्ट कमिट हो रहा था, तो वो या तो एक्सीडेंट से हुआ है या मिसफॉर्च्यून में हुआ है, बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन नॉलेज के हुआ है, इन द डूइंग ऑफ द लॉफुल एक्ट। और जब वो एक्ट कर रहे थे ना तो लॉफुल एक्ट था वो। ठीक है, लॉफुल एक्ट था, इन लॉफुल मैनर के अंदर किया गया था, एंड बाय लॉफुल मीन्स के द्वारा किया गया था, तीन चीजें हैं, और विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ में किया था, विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन। देखो
नथिंग इज एन ऑफेंस, पहली बात कि कोई भी चीज ऑफेंस नहीं मानी जाएगी। कब नहीं मानी जाएगी? जब वो एक्सीडेंट या मिसफॉर्च्यून के द्वारा हुई है, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, नॉलेज की गई है। और कब की गई है? जब वो कोई भी पर्सन क्या कर रहा था, लॉफुल एक्ट कर रहा था, लॉफुल मैनर के अंदर कर रहा था, लॉफुल मीन्स के द्वारा कर रहा था, एंड विद प्रॉपर केयर एंड कॉशंस के साथ में कर रहा था, वो चीज क्या नहीं मानी जाएगी? एक्सीडेंट नहीं मानी जाएगी। ठीक है, सॉरी, एक्सीडेंट माने कंसिडर किया जाएगा, उसको हम ऑफेंस कंसिडर नहीं करेंगे, ऑफेंस नहीं होगा वो। जैसे ए इज at work with a hatchet. The head flies off and kill a man who is standing by. Here, if there was no want of proper care, caution on the part of A, his act is excusable and not an offense. देखो, इसमें क्या बोल रखा है कि ए जो है वर्क कर रहा था, अपने जो भी कुल्हाड़ी वगैरह है उसके साथ में काम कर रहा था, और जो उसका जो भी ऊपर का जो हिस्सा है वो निकल के इसी के सिर पे लग जाता है, जिससे कि जो भी मैन वहां पे खड़ा होता है उसकी डेथ हो जाती है। Here, if there was no want of proper care and caution on the part of A, अगर A जो है यहाँ पे प्रॉपर केयर और कॉशन के साथ में वो चीजें कर रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, जो भी चीजें कर रहा है, अगर वो प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ में कर रहा है, वहां जरूरत ही नहीं है इस चीज को प्रूव करने की। ठीक है, तो जो भी उसका एक्ट होगा ना, कैसा होगा, वो एक्सक्यूजेबल होगा और ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ए क्या कर रहा है, जो भी अपना काम कर रहा है वो लॉफुल तरीके से कर रहा है। उसने क्या किया था, उन लोगों को बताया भी था कि मैं इस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, आप प्लीज यहाँ खड़े मत होइए, लेकिन उन्होंने, किसी ने उसकी बात को नहीं सीरियसली लिया। ठीक है, तो उसके द्वारा क्या किया गया था, प्रॉपर केयर एंड कॉशंस में किया गया था, लॉफुल मैनर में किया गया था, लॉफुल मीन से किया गया था। तो उसमें क्या माना जाएगा, ये एक्सीडेंट कंसीडर किया जाएगा, ऑफेंस के अंदर नहीं आएगा ये। द 19 क्या बोलता है, एक्ट लाइकली टू कॉज अ हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट द अदर हार्म। तो उसमें बोल रहा है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज मेयरली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद द नॉलेज। अगर कोई भी ऑफेंस है सिर्फ मेयरली नॉलेज के साथ में डन किया गया है, दैट इज लाइकली टू कॉज हार्म, जिससे किसी को हार्म कॉज हो गया है। ठीक है, लेकिन अगर वो, इफ इट इज टू बी डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, और बिना क्रिमिनल इंटेंशन के किया गया है, टू कॉज द हार्म, इसमें क्रिमिनल इंटेंशन शामिल नहीं थी उसकी, वो ऐसा कोई हार्म कॉज करने जा रहा है, सिर्फ उसको मेयर नॉलेज थी कि इस एक्ट से क्या हो सकता है, किसी को हार्म कॉज हो सकता है, एंड इन द गुड फेथ में कर रहा है। वो कैसे कर रहा है, गुड फेथ में कर रहा है। और किस लिए कर रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म टू द प्रॉपर्टी और द पर्सन। कोई और हार्म है उसको प्रिवेंट करने के लिए, गुड फेथ के अंदर, बिना क्रिमिनल इंटेंशन के, नॉलेज होते हुए अगर कोई ऑफेंस कमिट किया जाता है, तो वो कोई एक्ट कमिट किया जाता है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशन नेसेसिटी वाला रूल होता है कि अगर कोई बड़े हार्म को कॉज करने के, छोटे बड़े हार्म को बड़े हार्म को प्रिवेंट करने के लिए अगर छोटा कोई हार्म किया जाता है, तो वो क्या होता है, वो लॉफुल होता है, मतलब इसमें ऑफेंस कंसिडर नहीं किया जाता है वो। एक्सप्लेनेशन बोलती है, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन सच अ केस वेदर द हार्म टू बी प्रिवेंटेड अवॉइडेड वाज सच अ नेचर and so eminent as to justified or excusable the risk of doing that act with the knowledge that it was likely to cause the harm। तो क्वेश्चन क्या रेज होता है कोर्ट के सामने कि जो भी हार्म, जो भी हार्म है उसको प्रिवेंट या अवॉइड करने के कर रहे हैं, तो वो इस नेचर का है कि जो सो एमिनेंट है, जिससे को जस्टिफाई, जो कि जस्टिफाई हो सकता है या फिर एक्सक्यूजेबल हो सकता है, उसके रिस्क जो भी हो रहा है ना, उसको क्या हम जस्टिफाई एक्सक्यूज कर सकते हैं क्या, जो भी नॉलेज है उसके साथ में। ठीक है, अब इसमें इलस्ट्रेशन देखते हैं, देखो ऐसे, ए द कैप्टन ऑफ द वेसल सडनली एंड विदाउट एनी फॉल्ट और द नेग्लिजेंट ऑन दिस पार्ट, उसके द्वारा कोई गलती नहीं की गई थी ना, तो उसका नेग्लिजेंस, सडनली चीजें हुई थी, फाइंड हिमसेल्फ इन सच अ पोजीशन दैट बिफोर ही कैन स्टॉप हिज वेसल, उससे स्टॉप करता उससे पहले, ही मस्ट इनएविटेबली रन डाउन अ बोट बी विद 20 और 30 पैसेंजर्स, मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, जो इनएविटेबली जो रन किया है ना, डाउन डाउन, जो ये बोट रन कर रही है, बी जो बोट रन कर रही है उसके ऊपर की उसको, मतलब उसके ऊपर से उसको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें कि 20 और 30 पैसेंजर्स ऑन द बोर्ड, बोर्ड के ऊपर कितने पैसेंजर्स हैं, 20 और 30 पैसेंजर्स हैं। unless he changes the course of his vessel, and that by changing his course he must incur risk of running down a boat sea with only 2 passengers on the board। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, जो वो वेसल को ले जा रहा है जिस, ठीक है, तो उसको सडनली ऐसी चीजें हुई, मतलब उसकी कोई फॉल्ट नेग्लिजेंट नहीं था, उसको स्टॉप करने से पहले ऐसी कोई चीज आ गई थी कि उसको बोर्ड जो भी है ना, उस पे से उसको थ्रू करना था वो, लेकिन उसमें कितने पैसेंजर्स थे, करीबन 20 या 30 पैसेंजर्स थे उस बोर्ड के ऊपर। अनलेस ही चेंज द कोर्स ऑफ हिज वेसल, अगर जब तक वो कोर्स ऑफ चेंज को वेसल करता है, अगर वो चेंज करता है ना, तो उसको क्या कर सकता है, रिस्क हार्म कॉज कर सकता है, किसके लिए, सी वाले को।
सी वाली जो बोट है उसको, अगर बी वाली को, बी जो बोट है उससे अगर बचाएगा अपने वेसल को, तो सी को कॉज होगी हार्म। सी जो बोट है उसको कॉज होगा, जिसमें सिर्फ टू ही पैसेंजर्स हैं। कितने? टू पैसेंजर्स ऑन द बोट, विच ही मे पॉसिबली क्लियर हेयर इफ ए अल्टर्ड हिज कोर्स विदाउट एन इंटेंशन टू रन डाउन द बोट सी एंड इन द गुड फेथ फॉर द पर्पज अवॉइडिंग द डेंजर टू द पैसेंजर इन द बोट बी। वो क्या करता है, अगर उसको टर्न डाउन कर देता है सी की तरफ, अवॉइड करने के लिए उस डेंजर को जो कि बी के पैसेंजर्स को हो सकता था, तो इसमें क्या नहीं माना जाएगा, उसको गिल्टी नहीं माना जाएगा ऑफेंसेस का। दो ही मे रन डाउन द बोट बी बाय डूइंग एन एक्ट which he knew was likely to cause that effect if it be found as a matter of fact the danger which he intended to avoid such was such as excuse him in the incurring the risk of running down the boat scene। ठीक है, तो इस तरीके का क्या कर सकता है, वो कर सकता है जहां पे मतलब प्रिवेंट कर रहा है मोर हार्म को। ठीक है, ज्यादा जो हार्म हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम एक जो कम हार्म होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, कॉज कर सकते हैं। वो क्या माना जाता है, हमारा एक्सक्यूजेबल माना जाएगा। इनकरिंग जो भी रिस्क हुआ है सी के लिए, वो क्या माना जाएगा, एक्सक्यूजेबल माना जाएगा इसको। ठीक है, तो उसकी लाइबिलिटी नहीं होगी। इसमें क्या बोल रखा है, देखो बी बोलता है ए इन दी ग्रेट फायर पुल डाउन हाउसेज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कन्फ्लिग्रेशंस फ्रॉम द स्प्रेडिंग। he does with this intent in the good faith and saving the human life and the property। Here it is to be bound it is to be found that harm to be prevented was of such a nature and so eminent as excusable as act। तो एक गिल्टी नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि काफी सारे घर में लगातार आग लग रही थी, तो उसने क्या किया, एक हाउस को पुल डाउन कर दिया वहां से, कि जिससे क्या किया जा सके कि जितने भी और भी पूरे जो पूरा एक विलेज है, टाउन है, जो भी है, उसको क्या किया जा सके, उसको इतने सारे हार्म से क्या किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। जो भी ह्यूमन लाइफ है, प्रॉपर्टी को है, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। वो ऐसा एक्ट कर रहा है, गुड फेथ के अंदर कर रहा है। उसकी इंटेंशन नहीं है, ऐसी कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है ऐसा ऐसा ऑफेंस करने की, ऐसा एक्ट करने की। सिर्फ और सिर्फ वो जो फायर की जो स्प्रेडिंग हो रही है उसको प्रिवेंट करने के लिए एक किसी घर घर को क्या करता है, पुल डाउन कर लेता है। तो इसमें एक ही क्या नहीं होगा, गिल्टी नहीं होगा। ठीक है, 20 क्या बोलता है, एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर द 7 ईयर ऑफ एज। तो नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर द 7 ईयर ऑफ एज। मतलब किसी चाइल्ड के द्वारा अगर कोई ऑफेंस कमिट किया था जो कि बिलो द एज ऑफ 7 ईयर है, तो वो ऑफेंस नहीं कंसिडर किया जाएगा। डॉली कैपेक्स, इन कैपेक्स सॉरी। 21 बोलता है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव द 7 ईयर एंड अंडर द 12 ईयर ऑफ एज इमेज ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अगर कोई ऑफेंस कोई एक्ट कमिट किया जा रहा है किसी बच्चे के द्वारा जो कि 7 साल से 12 साल के बीच में आता है, अबव द 7 ईयर एंड बिलो द 12 ईयर है। ठीक है, और उसको क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, इसकी इमेच्योर है, तो ऐसा एक्ट क्या नहीं माना जाएगा, ऑफेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड above the 7 year of age and under the 12 year of age। ठीक है, बच्चा कैसा है, 7 ईयर से अबव है एंड अंडर द 12 ईयर ऑफ एज है, हु हैज नॉट अटेंड सफिशिएंट मेच्योरिटी, और उसके पास सफिशिएंट मेच्योरिटी नहीं है अंडरस्टैंडिंग करने में कि क्या टू जज द नेचर एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज कंडक्ट ऑन दैट ओकेजन। मतलब जो भी इसने कंडक्ट किया है उसके जो भी नेचर है, कॉन्सिक्वेंसेस है, उसको जज करने की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसके पास सफिशिएंट मेच्योरिटी नहीं है उसको समझने की। ठीक है, तो वो क्या माना जाएगा, हमारा ऑफेंसेस कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, 20 में क्या बोल रखा है, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी होती है, और इसमें क्वालिफाइंग इम्यूनिटी होती है कि अगर उसको मेच्योरिटी होती है तो हम उसको इसमें कंसीडर कर सकते हैं, उसके एक्ट को ऑफेंस कंसीडर कर सकते हैं। अगर उसके अंदर मेच्योरिटी नहीं है अंडरस्टैंडिंग करने में कि क्या उसने ऑफेंस कमिट किया है, क्या उसके नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो इसमें ऑफेंस कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, 22 क्या बोलता है, एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस। ठीक है, reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law। ठीक है, ये चीज ऑफेंस नहीं मानी जाएगी अगर किसी पर्सन के द्वारा कोई भी ऐसा एक्ट किया जा रहा है एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, जब वो एक्ट कर रहा है, तो वह रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड कैसा है, वो अनसाउंड है, वो समझने में सोचने समझने की शक्ति नहीं है, उसके पास में क्षमता नहीं है कि वो जो भी कर रहा है, इज इनकेपेबल है नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, के नेचर क्या है एक्ट का, जो भी वो एक्ट कर रहा है उसका नेचर किस तरीके से है, इसको समझने में क्या है, वो कैपेबल नहीं है। ठीक है, सक्षम नहीं है, और वो ये नहीं समझ पा रहा है कि क्या इधर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी, क्या चीजें गलत है या फिर कॉन्ट्ररी है लॉ के द्वारा, तो ये चीजें अंडरस्टैंडिंग करने में वो क्या है, इनकेपेबल है। तो ये भी क्या माना जाएगा, रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से, तो ये चीज क्या मानी जाएगी, हमारी ऑफेंस नहीं मानी जाएगी।
ठीक है। नेक्स्ट 23 एंड 24 बात करते हैं इंटॉक्सिकेशन के रिगार्डिंग। देखो 23 बोलता है एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ द जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। उसकी विल के अगेंस्ट में होगी, मतलब इनवॉलेंटरली उसने इंटॉक्सिकेशन किया है, तो ये ऑफेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा उस अगेंस्ट उसकी विल के हुआ है तो। Nothing is an offense which is done by a person who at a time of doing it by reason of intoxication. Reason क्या है? Intoxication. Incapable है knowing the nature of the act. Incapable है किस लिए? Knowing the nature of the act और ये समझने में कि what is either wrong or contrary to the law. ठीक है? उसको इंटॉक्सिकेट किया गया है जिसकी वजह से वो इनकेपेबल हो गया है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ, ठीक है, कि नेचर क्या है उस एक्ट का, जो भी वो एक्ट कर रहा है उसका नेचर क्या हो सकता है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, एंड व्हाट इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ। क्या उसके द्वारा कुछ गलत किया जा रहा है या फिर जो चीजें लॉ के कॉन्ट्ररी में है वो इनकेपेबल है ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करने में, तो वो क्या माना जाएगा? ऑफेंस नहीं माना जाएगा। प्रोवाइडेड दैट द थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड हिम वाज एडमिनिस्टर्ड, जो भी चीजें उसकी, जो जिस चीज से वो इंटॉक्सिकेटेड हुआ है ना वो एडमिनिस्टर किया गया उसके लिए टू हिम, लेकिन वो उसके कैसे होना चाहिए? विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल होना चाहिए, अगेंस्ट हिज विल। जो भी चीजें उसको इंटॉक्सिकेटेड की गई है, एडमिनिस्टर किया गया है, जो भी इंटॉक्सिकेशन उसके लिए, वो उसके बिना नॉलेज और अगेंस्ट उसके विल में होना चाहिए, तभी वो क्या माना जाएगा? इसमें एक्सेप्शन के तौर पे काम आएगा। देखो इसमें क्या बोल रखा है, इन द केसेस वेयर एन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस done with a particular knowledge or intention, a person who does द एक्ट इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन। देखो इसमें बोल रखा है कोई भी जनरली कोई क्या नहीं जाएगा, कोई एक्ट ऑफेंस नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर वो जब तक कि किसी पर्टिकुलर इंटेंशन या नॉलेज के साथ में नहीं किया जाता, अ पर्सन डज हु डज द एक्ट इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, जो भी पर्सन है जिसने वो एक्ट कमिट किया है वो कैसे स्टेट में? इंटॉक्सिकेशन के स्टेट में है। तो उसकी लाइबिलिटी इजी ही होगी उसकी लाइबिलिटी, जैसे कि इफ ही हैड द सेम नॉलेज, कि अगर उसके पास में वही सेम नॉलेज होती जब वो क्या करता था, जब उसने इंटॉक्सिकेशन नहीं किया था तब भी उसके पास वही सेम नॉलेज थी, और आप जो उसने इंटॉक्सिकेशन कर रखा है तो उसी सेम नॉलेज से अगर वो कोई किसी एक्ट को करता है तो वो क्या माना जाएगा? ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है। ऐसे ही उसकी लाइबिलिटी होगी चाहे वो इंटॉक्सिकेटेड हो चाहे नहीं हो। उसको एग्जाम तभी किया जा सकता है अनलेस द थिंग्स विच इंटॉक्सिकेटेड हिम और वाज एडमिनिस्टर्ड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज। अगर वो भी इंटॉक्सिकेशन या जो भी इंटॉक्सिकेशन एडमिनिस्टर किया गया उसके लिए, वो उसकी विदाउट नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल में हुआ है, तो उसकी लाइबिलिटी नहीं हो सकती, अदरवाइज वो सेम लाइबिलिटीज होगी जैसे उसने इंटॉक्सिकेशन करने से पहले जो उसकी सेम नॉलेज थी उसी तरीके से उसको डील किया जाएगा। 25 में क्या बोल रखा है कि कोई भी डूअर है, जो कोई भी एक्ट कर रहा है, जो भी हार्म कॉज कर रहा है, ना तो वो डेथ और ग्रीवियस हर्ट करने की उसकी इंटेंशन ना ही नॉलेज है। जो भी वो हार्म करता है ना वो किस वजह से करता है? क्योंकि जो भी बंदा है जिसको हार्म कॉज किया जा रहा है वो अबाउट द 18 ईयर ऑफ एज है और उसने कंसेंट दी है अपनी एक्सप्रेसरी और इम्प्लाइडली सफर करने के लिए हार्म को, or by reason of any harm which it may be known by the doer to be likely to cause such any such person who has consented to take the risk of that harm। ठीक है, कि जो पर्सन है उसने क्या दिया? अपनी कंसेंट दी है कि वो क्या करेगा, उस रिस्क ऑफ हार्म को, जो भी रिस्क ऑफ हार्म हो रहा है उसको सफर करने के लिए उसने अपनी कंसेंट दी है। जैसे रेसलर्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को कंसेंट देते हैं कि जो भी हम अबाउट द 18 ईयर ऑफ एज जो होते हैं वो, और दोनों एक दूसरे को कंसेंट देते हैं कि जो भी हम एक्ट कर रहे हैं जिससे जो भी अगर हार्म होता है तो वो क्या नहीं होगा, एक दूसरे के ऊपर उसकी लाइबिलिटीज नहीं होगी। जैसे ए एंड जेड एग्री टू फ्रेंड्स with each other for the amals Amalsment. This agreement implies that the consent of the each suffer any harm which in the course of the fencing जब कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ में जो भी मुक्केबाजी या कुछ जो भी हो रही है मे बी caused without fall पे। ठीक है, तो वो क्या नहीं जाएगी, वो उसकी मानी नहीं जाएगी, विदाउट फॉल पे नहीं मानी जाएगी। एंड इफ ए while the playing fairly, अगर वो फेयर तरीके से दोनों खेल रहे हैं, अगर वो जेड को हर्ट भी कर देता है तो वो क्या नहीं माना जाएगा, ऑफेंस कमिट नहीं होगा। जैसे मैंने अभी बताया था कि जैसे दो पहलवान होते हैं, रेसलर्स होते हैं, जब वो एक दूसरे से फाइटिंग करते हैं तो उनकी कंसेंट होती है एक दूसरे की तरफ, तो वो फेयर तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी से रिवेंज लेने के पर्पज से अगर कर रहे हैं वो नहीं माना जाएगा। अगर दोनों जने अगर क्या कर रहे हैं, रेसलिंग कर रहे हैं, ठीक है, और उस टाइम पर एक दूसरे को कंसेंट देते हैं कि जो भी हार्म कॉज होगा उसमें एक दूसरे की लाइबिलिटी नहीं होगी, और फेयर तरीके से अगर वो कर रहे हैं, लॉफुल तरीके से, ठीक है, तो ये क्या नहीं माना जाएगा, ऑफेंस नहीं माना जाएगा एज पर द सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग। देन 26 क्या बोलता है? एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज अ डेथ डन बाय द कंसेंट इन गुड फेथ फॉर द पर्सन बेनिफिट। देखो इसमें बोल रहा है नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड, कोई भी चीज जो कि इंटेंडेड नहीं थी, तो कॉज डेथ करने की इंटेंशन नहीं थी वहां पे, इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म which it may cause or be intended by the doer to cause or non by the doer to be likely to cause to any person for whose benefit it is to be done in the good faith।
and who was given a consent whether expressed or implied to suffer that harm or to take risk of that harm। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि इसमें बोल रखा है इंटेंशन नहीं होती है, हमारी नॉलेज होती है लेकिन इंटेंशन नहीं होती है, डूअर की इंटेंशन नहीं होती है उस बंदे के की जो भी जिस कोई बंदे को हार्म वो कॉज कर रहा है उसके लिए डेथ उसकी डेथ कॉज करने की उसकी इंटेंशन नहीं होती है। ठीक है। एंड जिसके साथ भी हार्म कॉज किया जा रहा है ना उसको नॉलेज जो जो हार्म कॉज कर रहा है जो डूअर होता है उसको नॉलेज होती है इसके बारे में कि जो भी वो ऑफेंस कमिट कर रहा है वो पर्सन के बेनिफिट के लिए है, उसकी गुड फेथ में कर रहे हैं। ठीक है। एंड जो भी जिस पर्सन के अगेंस्ट में जो एक्ट किया जा रहा है उसने अपनी कंसेंट दी हुई होती है यहाँ पे, चाहे वो एक्सप्रेसली हो सकती है इम्प्लाइडली हो सकती है, और उसने अपनी कंसेंट दी है कि जो भी हार्म कॉज कर रहा है वो उसको वो सफर करेगा, जो भी रिस्क होगा उसको वो ले जो भी रिस्क होगा उसको वो सफर करेगा जो भी चीजें हैं। ठीक है। तो इसमें इंटेंशन नहीं होती है कॉज करने की डेथ को, लेकिन नॉलेज होती है कि जो भी वो एक्ट कर रहा है इससे क्या हो सकता है, कोई भी हार्म हो रहा है जो कि पर्सन के बेनिफिट के लिए गुड फेथ में हो रहा है। जैसे सर्जन होता है, जैसे इलस्ट्रेशन है कि ए अ सर्जन नोइंग दैट द पर्टिकुलर ऑपरेशन इज लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ द जेड। उसको मालूम है कि हो सकता है ये पर्टिकुलर जो ऑपरेशन मैं करने जा रहा हूँ इससे क्या हो सकता है, जेड की डेथ कॉज हो सकती है। हु सफर अंडर द पेनफुल कंप्लेंट। ठीक है। एंड बट नॉट इंटेंडिंग टू कर, लेकिन सर्जन जो होते हैं डॉक्टर्स जो होते हैं उनकी इंटेंशन थोड़ी होती है कि अपने जो पेशेंट है उनकी डेथ कॉज करने की इंटेंशन नहीं होती है। और उनको नॉलेज होती है कि जो भी वो जो हार्डली जो वो होते हैं ना पेशेंट्स होते हैं और जिनका ऑपरेशन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, डेंजरस होते हैं, तो उनके ऑपरेशन में ऐसी सिचुएशंस आ जाती है इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ उसकी इंटेंशन नहीं है। एंड इंटेंडिंग डेथ एंड इंटेंडिंग इन दी गुड फेथ, और जो भी जो इंटेंशन जो अपनी जो कर रहा है ना जो भी एक्ट कर रहा है वो कैसे कर रहा है, गुड फेथ में कर रहा है, जेड की बेनिफिट के लिए कर रहा है। परफॉर्म दैट ऑपरेशन ऑन द जेड विद जेड, और जेड कंसेंट होती है, अगर जेड अब द एज ऑफ है तो उसमें उसके पेरेंट्स के गार्जियंस की कंसेंट होती है। तो ए ने यहाँ पे कोई क्या नहीं किया, कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है, बस वो अपनी जो भी लॉफुल ड्यूटीज थी उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है 27। 27 में क्या बोल रखा है, एक्ट डन इन दी गुड फेथ में किया जा रहा है एक्ट, तीनों ही के अंदर जो हुआ था 25 26 27 में, तीनों में गुड फेथ में किया जा रहा था एक्ट। और जो 26 है वो बेनिफिट के लिए किया गया था एंड 27 में बेनिफिट है, उसमें पर्सन का बेनिफिट था, इसमें चाइल्ड का बेनिफिट है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और बाय द कंसेंट ऑफ गार्जियन, और गार्जियन की कंसेंट होती है। तो नथिंग विच इज डन इन द गुड फेथ, कोई भी चीज है जो गुड फेथ में की जा रही है फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन जो अंडर बिलो द एज ऑफ 12 ईयर है उनके साथ उनके लिए की जा रही है, या फिर जो पर्सन है अनसाउंड माइंड उसके द्वारा उसके लिए की जा रही है। एंड जो कंसेंट है वो आइदर एक्सप्रेस हो सकती है इम्प्लाइड हो सकती है, गार्जियन की कंसेंट होगी और अदर पर्सन की होगी जिनके पास उनका लॉफुल चार्ज होगा दैट पर्सन का। वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा बाय रीजन ऑफ हार्म विच इट में कॉज, जो भी हार्म उनको कॉज किया जा रहा है इस वजह से उसको क्या नहीं माना जाएगा, ऑफेंस नहीं माना जाएगा। टू बी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कॉज, और नॉलेज है उसको, मतलब इसकी इंटेंशन तो नहीं है लेकिन उसको नॉलेज है, उसको इंटेंडेड है कि ऐसा कोई हो सकता है, उसको नॉलेज भी है डूअर को कि जो भी वो कॉज कर रहा है उस पर्सन को क्या हो सकता है, कोई भी हार्म कॉज हो सकता है, फिर भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा अगर वो उस पर्सन उस चाइल्ड के या फिर जो बिलो द एज ऑफ 12 ईयर है या जो भी अनसाउंड माइंड है उनके गार्जियन के कंसेंट के साथ में किया जा रहा है, उनके गुड फेथ में किया था, बेनिफिट के लिए किया था। ठीक है। तो ये क्या नहीं माना जाएगा, ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अब इसमें एक्सेप्शन दे रखे हैं, जैसे कि देखो प्रोवाइडेड दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू, ये एक्सेप्शन कहाँ एक्सटेंड नहीं होता है। ठीक है। द इंटेंशनल कॉजिंग डेथ और अटेम्प्टिंग टू कॉजिंग, जहाँ इंटेंशन होती है किसी की डेथ कॉज करने की या अटेम्प्ट करते हैं उसकी डेथ कॉज करने की तो वहां ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है। जहाँ इंटेंशनल होती है जो भी चीजें की जा रही है वो कैसे की जा रही है, इंटेंशन के साथ में की जा रही है। ठीक है। एंड ठीक है, तो बी में क्या बोल रखा है कि जो भी एक्ट वो कर रहा है उस नॉलेज है उसको कि वो डेथ कॉज करेगा और उसका पर्पस उसको सिर्फ उस डेथ को प्रिवेंट करने का, ग्रीवियस हर्ट को प्रिवेंट करने का नहीं है, और ना ही वो जो डिजीज है ग्रीवियस डिजीज है इन्फर्मिटी है उसको क्योर करने का पर्पस है। ठीक है। तो इसके ऊपर ये क्या नहीं होता है, ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है। एंड द सी बोलता है द वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट और अटेम्प्टिंग टू कॉज ग्रीवियस हर्ट अनलेस इज टू बी फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग डेथ ऑफ द ग्रीवियस हर्ट और क्योरिंग द ग्रीवियस डिजीज और इन्फर्मिटी। ठीक है। देखो सी में क्या बोल रखा है, सी में ये बोलता है कि दी वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, अगर किसी जो पर्सन डूअर है अगर उसको वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट करता है या अटेम्प्ट करता है ग्रीवियस हर्ट का, तो अनलेस इट इज टू बी, ठीक है, अगर करता है तो इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन अगर वो फॉर द पर्पस, इसका पर्पस क्या नहीं है, उसको प्रिवेंट करने का नहीं है, डेथ को ग्रीवियस हर्ट को क्योरिंग करना नहीं है, डिजीज को और इन्फर्मिटी को। ठीक है, उसका पर्पस ये नहीं है। वो जो भी एक्ट कर रहा है वो वॉलंटरली कर रहा है ग्रीवियस हर्ट या फिर जो भी अटेम्प्ट कर रहा है ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का, तो उस पे क्या नहीं होगा, ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। फोर्थ बोलता है द अबेटमेंट ऑफ द ऑफेंस टू कमिटिंग द ऑफेंस विच इज सॉरी, अबेट द अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस टू कमिटिंग
ऑफ विच ऑफेंस इट वुड नॉट एक्सटेंड, ठीक है, अगर हम किसी ऑफेंस का अबेटमेंट भी करते हैं, उसकी कमिटिंग वगैरह करते हैं, तो ये उसके ऊपर भी क्या नहीं होता, एक्सटेंड नहीं होता है। तो ये चार चार सिचुएशंस है जहाँ पे वो क्या कर रहा है, जो भी चीजें कर रहा है वो इंटेंशनली वॉलंटरली कर रहा है, अपने नॉलेज के साथ में कर रहा है, और ना ही किसी डिजीज को या इन्फर्मिटी को, डेथ को, कॉज को प्रिवेंट करने के लिए नहीं करता है, तो ये सेक्शन इसके ऊपर क्या नहीं होता, एप्लीकेबल नहीं होता, एक्सटेंड नहीं होता यहाँ तक। इलस्ट्रेशन बोलता है, ए इन द गुड फेथ फॉर द चाइल्ड्स बेनिफिट, बच्चे के बेनिफिट के लिए विदाउट द चाइल्ड कंसेंट हैज हिज चाइल्ड हैज हिज चाइल्ड cut for the stone by a surgeon knowing it to be likely that the operation will cause the child's death but not intending to cause the child's death, a within the exceptions is as much as his objection was a cure of the child, ठीक है। तो जो भी उसने ऑब्जेक्शन लिया है वो उसको पॉसिबिलिटीज है कि उससे क्या हो सकता है, उसको बच्चे को क्या हो सकता है, तो उसका एक्ट जो भी क्या नहीं माना जाएगा, गुड फेथ माना जाएगा, एंड वो क्या नहीं माना जाएगा, इस एक्सेप्शन के अंदर कंसिडर किया जाएगा, ऑफेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारी बात करता है कंसेंट के बारे में, कंसेंट किस तरीके से मानी जाती है। 28 बोलता है, कंसेंट नॉट टू बी गिवन अंडर द फियर और मिसकंसेप्शन, ठीक है। कंसेंट इज नॉट सच एज कंसेंट एज इज इंटेंडेड बाय एनी सेक्शन ऑफ दिस संहिता, कंसेंट क्या मानी जाएगी, वो नहीं मानी जाएगी जो सेक्शन के संहिता के अंदर अगर इस तरीके से दी जाती है कि इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन अंडर द फियर ऑफ इंजरी में दी जाती है, तो वो कंसेंट नहीं होगी, और अंडर अ मिसकंसेप्शन ऑफ द फैक्ट्स में, और इफ द person doing the act known or has reason to believe that the consent was given in the consequence of fear of misconception में अगर दी गई है, तो वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी। ये बोल रहा है, द कंसेंट इज गिवन बाय द पर्सन हु फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या इंटॉक्सिकेशन इज अनेबल है टू अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट टू विच ही गिव हिज कंसेंट, ठीक है। किसकी वजह से कंसेंट दे रहा है, वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की या इंटॉक्सिकेशन की वजह से दे रहा है, जो कि अनेबल है अंडरस्टैंड करने में द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट की, जिसके लिए वो कंसेंट दे रहा है, ठीक है। थर्ड बोलता है, अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर फ्रॉम द कंटेक्स्ट इफ द कंसेंट इज गिवन बाय द पर्सन हु अंडर द 12 ईयर ऑफ एज, अगर वो बिलो द एज ऑफ 12 ईयर है, तो उसकी कंसेंट भी क्या नहीं करेगी, मैटर नहीं करेगी यहाँ पे। तो तीन तरीके से बोल रखा है कि कोई भी कंसेंट नहीं मानी जाएगी, कब नहीं मानी जाएगी, अगर फियर ऑफ इंजरी में हो या मिसकंसेप्शन में हो, थी फैक्ट्स में, या फिर वो रीजन ऑफ अनसाउंडनेस माइंड और इंटॉक्सिकेशन की वजह से कंसेंट दी गई है, या फिर वो किसी चाइल्ड के द्वारा की गई जो बिलो द एज ऑफ 12 ईयर है, तो वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी, ठीक है। 29 क्या बोलता है, एक्सक्लूजन ऑफ द एक्ट विच आर ऑफेंस इंडिपेंडेंटली टू हार्म कॉज, देखो इसे बोल रखा है, द एक्सेप्शंस इन द सेक्शंस 25 एंड 26 एंड 27 जो है, डू नॉट एक्सटेंड टू अ एक्ट विच आर ऑफेंस इंडिपेंडेंटली, ये वहां एक्सटेंड नहीं होते हैं जहां कोई भी एक्ट क्या है, वो एक्ट जो भी है वो क्या है, ऑफेंस है, इंडिपेंडेंटली ऑफेंस है, ठीक है, ऑफ एनी हार्म which they may cause or to be intended to cause or knowledge to be likely to cause to the person फॉर गिविंग द कंसेंट और फॉर हुज बेनिफिट, जो भी मतलब जो भी उसके बेनिफिट के लिए है, जो पर्सन की कंसेंट से कर रहे हैं, उसके नॉलेज के साथ में, इंटेंशन के साथ में कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं हम 25 26 27 के अंदर, तो वो जो है इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, उन ऑफेंसेस के ऊपर जो कि इंडिपेंडेंटली खुद से एक ऑफेंस कंसिडर किए जाते हैं, जैसे कि कॉजिंग मिसकैरेज, ठीक है, इलस्ट्रेशन दे रखा है जैसे कॉजिंग मिसकैरेज, अनलेस द कॉज इन द गुड फेथ फॉर द पर्पज ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द वुमेन इज ए ऑफेंस माना जाता है इंडिपेंडेंटली of any harm which it may cause to be intended to knowledge cause to be the woman के लिए किया था, therefore it is not an offense by reason of such harm, ठीक है। the consent of the woman or the guardians of the causing such miscarriage does not justify the act, ठीक है, तो जो कंसेंट होगी कि वो क्या नहीं करेगी, जस्टिफाई नहीं कर देगी इस चीज को, तो इस तरीके के जो ऑफेंस होता है इंडिपेंडेंट ऑफेंसेस, उनके ऊपर ये एक्सेप्शन जो है ना एप्लीकेबल नहीं होते हैं। 30 बोलता है, एन एक्ट डन इन द गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन विदाउट कंसेंट, अगर कोई एक्ट है पर्सन के बेनिफिट में किया जाता है, इससे पहले हमने 27 में बोल रखा था कि चाइल्ड और जो वो है ना इनसेन पर्सन, अनसाउंड माइंड पर्सन जो होते हैं उनके बेनिफिट के लिए करते हैं, तो वो सेम एज इट इज है, बस यहाँ पर्सन है, वहां पे हमने चाइल्ड के बारे में बात की थी। यहाँ बात करता है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच मे कॉज टू अ पर्सन फॉर हुज बेनिफिट, उसके बेनिफिट के लिए किया जा रहा है, उनके गुड फेथ में किया था, इवन विदाउट द पर्सन कंसेंट, बिना उस पर्सन के कंसेंट किए था, इफ द सर्कमस्टांसेस आर सच एज इम्पॉसिबल फॉर दैट पर्सन टू सिग्निफाई कंसेंट, मतलब ऐसी सर्कमस्टांसेस आ जाती हैं जिससे कि इम्पॉसिबल हो जाता है उस पर्सन के कंसेंट लेना, और इफ दैट पर्सन इज इनकेपेबल गिविंग कंसेंट, या फिर वो इनकेपेबल होता है कंसेंट देने में, or had no guardian or that person in the lawful charge from which he is it is possible to obtain the consent in time for the doing sorry for the time of to be done the with benefit, मतलब जब कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब किसी पर्सन के बेनिफिट में गुड फेथ में कोई एक्ट कमिट किया जा रहा है,
ठीक है? और वहाँ उसकी कंसेंट को ऑब्टेन करना इम्पॉसिबल हो जाता है। किस वजह से? या तो वो कंसेंट देने में अनेबल हो जाता है, या उसके गार्डियंस नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, जिससे मतलब जो भी गार्डियंस नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, या फिर जो भी पर्सन जो लॉफुली चार्जेस में है, वो नहीं है। जैसे कि इम्पॉसिबल हो गया है उसकी ऑब्टेन करना उसकी कंसेंट को उस टाइम जो उसके बेनिफिट के लिए कोई एक्ट कमिट किया जा रहा है, तो वो क्या नहीं माना जाएगा? ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है? इसमें भी वो 4 एक्सेप्शन दे रखे हैं कि प्रोवाइडेड दैट दिस सेक्शन शैल नॉट अफेक्ट नहीं करेगा जो अगर इंटेंशनली की जा रही है, कॉजिंग डेथ की जा रही है। ठीक है? जो भी कर रहे हैं वो नॉलेज में कर रहे हैं जिससे कि कॉज़ कर सके ग्रीवियस हर्ट को, एंड पर्पस अदर देन द प्रिवेंट नहीं कर रहे हैं किसी डेथ को, ग्रीवियस हर्ट को, क्योर नहीं कर रहे हैं किसी डिजीज़ या फिर इन्फर्मिटी को, या फिर वॉलंटरली कर रहे हैं कोई भी एक्ट है हर्ट जिसका पर्पस प्रिवेंट करने का नहीं है, जो भी हर्ट है डेथ है उसको। एंड द अबेटमेंट जो हो रहा है वो सारी चीजें ऑफेंसेस को एडमिट करने की, तो यहाँ पे ये क्या होता है, चारों कंडीशंस में ये सेक्शन एक्सटेंड नहीं होता है। देखो इस इलस्ट्रेशन दे रखे हैं इसमें कि जेड इज थ्रोन फ्रॉम हिज हॉर्स एंड इज इनसेंसिबल हो जाता है, एंड अ सर्जन फाइंड दैट जेड रिक्वायर्ड टू आ ट्रिपन एंड ए नॉट इंटेंडिंग जेड्स डेथ but in the good faith for the jets when he perform the tripans from before jed recover his power of judging for himself a has committed no offense। ठीक है? तो जेड जैसे अपने घोड़े से गिर जाता है तो वो इनसेंसिबल हो जाता है, सर्जन को लगती है कि यहाँ उसको जरूरत है, उसको जो भी ट्रीटमेंट वगैरह है, जो भी उसको ट्रेम्पन की जरूरत पड़ती है यहाँ पे। अब एक ही इंटेंशन अब जेड की डेथ कॉज करने की नहीं थी, वहां उसकी इंटेंशन में काम कर गुड फेथ में काम करता है वो। और यहाँ वो एकदम से इंसेन हो चुका है, तो उसकी क्या कंसेंट लेना मुश्किल है, यहाँ पे इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन जो भी एक्ट किया था उसके बेनिफिट के लिए किया जाता है। ठीक है? तो जब तक वो रिकवर नहीं हो जाता है जजिंग करने में हिमसेल्फ, तो ये सारी चीजें क्या नहीं मानी जाएंगी? ऑफेंस नहीं मानी जाएंगी। Jed is carried off by a tiger. A fire at the tiger, knowing it to be likely that a shoot may kill the Jed. Shoot may kill Jed, but not intending to kill Jed in the good faith, intending Jed's benefit. A's bullet gave the Jed a mortal wound, and A has committed no offense, sorry। ठीक है? इसमें क्या बोल रखा है कि जेड कोई है पर्सन है, जेड को कौन टाइगर उठा के ले जा रहा था, एंड ए की इंटेंशन थी कि वो सिर्फ उसको बचाने के लिए टाइगर को शूट करना चाहता है, लेकिन उससे हो सकता है कि ए को भी गोली लग जाए उससे। ठीक है? जेड को भी गोली लग जाए, सॉरी। ठीक है? लेकिन उसकी इंटेंशन नहीं होती जेड की डेथ कॉज करने की, और जेड की बेनिफिट के लिए करता है वो, और उसमें गुड फेथ में करता है जो भी एक्ट कर रहा है वो। तो एक ही जो बुलेट होती है ना, वो जेड को क्या कर देती है, मोर्टल बॉन्ड देती है, मतलब उसको घाव हो जाता है उसकी वजह से उसके। तो इसमें क्या होता है, उसके कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है। ठीक है? उसमें उसकी लाइबिलिटीज नहीं होंगी। And a surgeon has sees a child suffer an accident which is likely to prove fatal unless the operation be immediately performed। ठीक है? एक सर्जन को जब एक बच्चा एक्सीडेंट के द्वारा मिलता है तो उसको लगता है कि ये जो भी इसकी ऑपरेशन इमीडिएटली परफॉर्म किया जाएगा, अगर इसकी जो भी फेटल वगैरह है इसको प्रूव करना है, मतलब इसको सही करना है बच्चे को, तो इसको क्या इमीडिएटली इसका परफॉर्म ऑपरेशन किया जाएगा। देर इज नो टाइम टू अप्लाई फॉर द टू द चाइल्ड गार्जियन। यहाँ टाइम नहीं था कि जो भी बच्चा है उसके गार्जियन से बात की जाए, उनसे उसकी कंसेंट ली जाए। A performance of the operation is a spite of the entry and entries of the child and intending the good faith में किया जाता है चाइल्ड के बेनिफिट के लिए। तो यहाँ जो भी सर्जन है ए उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है। ठीक है? ए इन दी हाउस विच इज ऑफ ऑन अ फायर विद जेड अ चाइल्ड। ठीक है? ये जो है एक ऐसे घर में था जिसमें आग लग रही थी और उसके पास में एक बच्चा था जेड। बिलो पीपल बिलो होल्ड आउट अ ब्लैंकेट। लोगों ने क्या नीचे एक ब्लैंकेट को होल्ड किए हुए था। ए ड्रॉप द चाइल्ड फ्रॉम द हाउस टॉप नोइंग इट टू बी लाइकली दैट द फॉल मे किल द चाइल्ड। ठीक है? उसको नॉलेज थी इसके बारे में कि अगर मैं हो सकता है कि थोड़ा सा मिस हो जाता है तो बच्चे की क्या हो सकती है, डेथ कॉज हो सकती है। वो उसको क्या ड्रॉप कर देता है ऊपर से, बट नॉट इंटेंडिंग टू किल। लेकिन उसकी इंटेंशन नहीं होती बच्चे को किल करने की, या उसकी इंटेंडिंग इन द गुड फेथ, जो भी एक्ट कर रहा है वो गुड फेथ में करता है, चाइल्ड के बेनिफिट के लिए करता है। हेयर इवन इवन इफ द चाइल्ड इज किल्ड बाय द फॉल ये हैज कमिटेड नो ऑफेंस। चाहे भले ही अगर चाइल्ड की डेथ कॉज भी हो जाती है उस फॉल की वजह से, तो ये की लाइबिलिटीज नहीं होंगी यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है कि कोई अगर गुड फेथ में किया गया है एक्ट है, किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए किया गया एक्ट है, चाहे वह कंसेंट ऑब्टेन करना इम्पॉसिबल हो गई, ये सिचुएशन ऐसी है कि उस टाइम पे जब एक्ट परफॉर्म किया रहा है कि वह कंसेंट नहीं ले सकता किसी पर्सन की, गार्जियंस की, या फिर जो लॉफली चार्जेस हैं उनकी, तो भी क्या हुआ, जो भी एक्ट किया जा रहा है वो बेनिफिट में किया जाता है, गुड फेथ में किया जाता है, विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज के किया जाता है, तो वो क्या माना जाएगा, ऑफेंस नहीं माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन बोल रहा है कि मेयर पिक्यूनरी बेनिफिट इज नॉट बेनिफिट इज नॉट बेनिफिट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 26 एंड 27 ऑफ द सेक्शन। ठीक है? मेयर जो पिक्यूनरी बेनिफिट्स होते हैं वो बेनिफिट्स नहीं आएंगे इसके अंदर।
देन 31 बोलता है कम्युनिकेशन मेड इन द गुड फेथ, कि नो कम्युनिकेशन मेड इन द गुड फेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म टू द पर्सन टू whom इट इज मेड, इफ इट इज मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, कोई भी क्या बोल रहा है, कोई भी कम्युनिकेशन अगर गुड फेथ में की जाती है तो वो ऑफेंस नहीं होती है। अगर उसकी वजह से किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को हार्म भी कॉज होता है ना उसमें, तो भी क्या नहीं माना जाएगा, उस पर्सन के बेनिफिट के लिए भी है तो वो ऑफेंस नहीं मानी जाएगी। क्या बोल रहा है कि कोई भी अगर कोई भी एक्ट किया जा रहा है फॉर द पर्सन के गुड फेथ में किया जा रहा है, कोई भी कम्युनिकेशन किसी से कम्युनिकेट की जा रही है, कोई भी कम्युनिकेशन की जा रही है किसी भी पर्सन से, और उसके गुड फेथ में की जा रही है, उसके बेनिफिट के लिए की जा रही है, तो वो क्या नहीं मानी जाएगी, ऑफेंस नहीं मानी जाएगी। अगर उस कम्युनिकेशन के रीजन की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, उसको कोई हार्म हो जाता है तो। ठीक है, ए सर्जन इन अ गुड फेथ कम्युनिकेट टू द पेशेंट हिज ओपिनियन दैट ही कैन नॉट लिव। मतलब एक जो सर्जन है वो अपने पेशेंट को बोलता है कि शायद हो सकता है कि वो जीवित ना रहे, द पेशेंट डाई इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द शॉक। शॉक की वजह से क्या होता है, पेशेंट की डेथ हो जाती है। ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, तो ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया, दो ही न्यू इट टू बी लाइकली दैट द कम्युनिकेशन माइट कॉज द पेशेंट डेथ। उसको नॉलेज थी कि ये जो कम्युनिकेशन है ये क्या कर सके, हो सकता है कि ये पेशेंट की डेथ कॉज कर दे। देखो 32 क्या बोलता है, एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय द थ्रेट, कि अगर कोई भी एक्ट है जिसमें कंपेल करते हैं किसी पर्सन को थ्रेट के द्वारा, अगर कोई ऐसा एक्ट कमिट किया जाता है तो क्या होगा, तो एक्सेप्ट द मर्डर एंड द ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद द डेथ। ठीक है, nothing is an offense which is done by a person who is compelled टू डू इट। अगर किसी पर्सन को कंपेल किया जा रहा है कोई एक्ट करने के लिए तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। इट बाय थ्रेट, थ्रेट के द्वारा उसको कंपेल कर रहे हैं, विच एट द टाइम ऑफ डूइंग इट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट इंस्टेंट डेथ टू दैट पर्सन विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंसेज। ठीक है, अगर वो क्या है उसको थ्रेट कर रहे हैं कि अगर वो ऐसा एक्ट नहीं करता है, जब वो जो भी एक्ट कर रहा है उस टाइम पे उसको थ्रेट किया जाता है कि रीजनली एप्रीहेंशन होता है उसके पास में कि इंस्टेंट क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है टू दैट पर्सन की। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या कर रहा है, वो जो एक्ट कमिट कर रहा है तो ये क्या नहीं माना जाएगा, ऑफेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन इसके दो एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन के भी एक्सेप्शंस क्या बोलते हैं कि अगर उसको एप्रीहेंड किया गया है उसको, या फिर उसको कंपेल कर रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं कोई मर्डर करने की, तो यहाँ के ऊपर इस चीज के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा सेक्शन, वो लायबल हो गई। या फिर कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करने की जहाँ स्टेट के अगेंस्ट में वो ऑफेंस कमिट कर रहा है, अगेंस्ट द स्टेट के अगेंस्ट में कर रहा है, जहाँ पनिशमेंट उसको डेथ मिल सकती है, तो यहाँ क्या नहीं होगा, यहाँ वो उसको एक्सेप्शन के तौर पे नहीं लिया जाएगा, उसकी लाइबिलिटी यहाँ पे होगी इन दोनों सिचुएशन के अंदर। प्रोवाइजर क्या बोलता है, प्रोवाइडेड दैट द पर्सन डूइंग द एक्ट डिड नॉट हिज ओन अकाउंट, जो भी एक्ट कर रहा है ना वो अपने खुद के अकॉर्डिंग से नहीं होना चाहिए उसके न, और फ्रॉम द रीजनेबल एप्रीहेंशन टू द हार्म टू हिमसेल्फ शॉर्ट ऑफ इंस्टेंट डेथ। ठीक है, प्लेस हिमसेल्फ इन द सिचुएशन बाय विच ही बिकम सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। ठीक है, अब वो अपने आप को खुद, मतलब ऐसी सिचुएशन, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पर्सन है जिसको अप्रीहेंशन है इंस्टेंट डेथ वगैरह का, वो उसने खुद को अपनी ऐसी सिचुएशन में नहीं रखा होना चाहिए। वॉलेंटरली नहीं रखा हो उसने अपने आप को इन सारी चीजों में, वो मतलब एक्सीडेंटली वो इन सारी चीजों में इन्वॉल्व हुआ हो, उसको नॉलेज नहीं है, इंटेंशन नहीं है इस सारी चीजों की। वॉलेंटरली नहीं होना चाहिए कि वॉलेंटरली वो जानबूझ के ऐसी सिचुएशन में आना चाह रहा हो जैसे की वजह से वो किसी से अपना रिवेंज ले सके या जो भी अदरवाइज चीजें कर सके, वो वॉलेंटरली नहीं होना चाहिए, वो उसके अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए सारी चीजें। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या बोलते हैं, पर्सन हु ऑफ हिज ओन अकॉर्ड और बाय रीजन ऑफ थ्रेट ऑफ बीइंग बीटन जॉइन अ गैंग ऑफ डकॉत, क्या करता है वो गैंग ऑफ गैंग जो है डकैत्स की उसको ज्वाइन कर लेता है पर्सन खुद ओन अकॉर्ड से, बाय रीजन ऑफ थ्रेट ऑफ बीइंग फ्रीटन, या फिर थ्रेट है उसको कि उसको बेटन हो, मतलब उसकी मारपीट हो सकती है या फिर जिस तरीके से ज्वाइन कर लेता है। नोइंग देयर कैरेक्टर, उसको अपने उसके कैरेक्टर के बारे में पता होता है डकैत कैसे होते हैं, इस तरीके से वो जानता है सारी चीजें कि इसकी क्या होती है, क्या सिचुएशंस होती है, कि पनिशमेंट किस तरीके से होती है, सारी चीजें इज नॉट एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सेप्शन, वो पर्सन क्या नहीं होगा, एंटाइटल नहीं होगा फॉर द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सेप्शन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ हैविंग बीन compelled by his associates to do anything that is an offense by the law। ठीक है, तो ये क्या नहीं माना जाएगा, एक्सेप्शन नहीं माना जाएगा, इसको बेनिफिट नहीं मिलेगा उस पर्सन को एक्सेप्शन का, ऑन द ग्राउंड दैट हैविंग बीन कंपेल्ड बाय द एसोसिएटेड टू डू एनीथिंग दैट इज एन ऑफेंस बाय लॉ। ठीक है, कुछ भी ऐसा करने के लिए जो वो एसोसिएट कर रहा है डकैती की गैंग से तो ऐसे में क्या नहीं किया जाएगा, जो भी उसको कंपेल किया गया ना लॉ के द्वारा कोई भी ऑफेंस कमिट करने के लिए जो कि लॉफुल लॉ के द्वारा क्या ऑफेंस है, ऐसा ऑफेंस करने के लिए ये इस ग्राउंड के बेसिस पे क्या नहीं माना जाएगा, उसको इसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर उसको खुद के अकॉर्डिंग खुद मतलब खुद अपनी वॉलंटरली से क्या गैंग में डकैत हुआ है, सिर्फ उसको ये थोड़ा सा थ्रेट था। ठीक है, और दैट उसकी वजह से क्या आएगा, वो ज्वाइन कर लिया उसने जो भी गैंग है डकैत्स की उसको।
ठीक है। सेकंड बोलता है अ पर्सन सीज्ड बाय द गैंग ऑफ डकैत, अब उसको सीज किया गया, गैंग डकैत की गैंग से सीज किया गया उसको, एंड फोर्स्ड बाय द थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट डेथ का फोर्स है उसके ऊपर, ठीक है, टू डू थिंग विच इज एन ऑफेंस बाय लॉ, जो कि ऑफेंस है लॉ के अकॉर्डिंग, ऐसा कुछ एक्ट करने के लिए जो गैंग है, जो डकैत्स की जो गैंग है, उसने उसको सीज किया है, उनको फोर्स कर रहा है इंस्टेंट डेथ का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई स्मिथ compelled किया गया टू टेक हिज स्टोल्स एंड फोर्स द डोर ऑफ द हाउस फॉर द डकैट्स टू एंटर एंड प्लंडर इट, इज एंटाइटल फॉर द बेनिफिट। अब इसमें क्या हो रहा है कि किसी इसमें जैसे एग्जांपल है कि स्मिथ है, उसको क्या गया, कंपेल किया गया था टूल्स वगैरह ले जाने के, टूल्स वगैरह के साथ में उसको टेक अवे किया गया था वहां से, फोर्स किया गया था कि जो वो डोर है ना उसको ओपन करे डकैट्स के लिए, जिससे कि वो उसमें एंटर हो सके और जो भी अपना ऑफेंस है वो कमिट कर सके, तो इसके लिए वो एंटाइटल होगा। मतलब इंस्टेंट होनी चाहिए चीजें, अपने अकॉर्डिंग से नहीं होनी चाहिए कि हम खुद इसमें इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, वॉलंटरी चीजें नहीं होनी चाहिए, रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए आपके बिहेवियर से कि आप इस चीजों में सिचुएशन में इन्वॉल्व होना चाहते हो, खुद से होना चाहते हो, इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इंस्टेंट डेथ का फियर होना चाहिए और ऐसी सिचुएशन अराइज होना चाहिए कि जहां से आप निकल ही नहीं पा रहे हो, आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है वहां पे, पहले वाले सिचुएशन में ऑप्शन मिल रहा था कि आप ज्वाइन करो उस गैंग को, अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है ना तो वहां पे आप ये इस एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। तो 33 में क्या बोलता है, नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन दैट इट कॉज और इट इज इंटेंडेड टू कॉज दैट इट इज नोन टू बी लाइकली दैट कॉज एनी हार्म इफ दैट हार्म इज सो स्लाइट, हार्म कैसा है, बहुत स्लाइट है, दैट नो पर्सन ऑफ ऑर्डनरी सेंस और टेम्पर वुड कंप्लेन ऑफ द सच हार्म, कि अगर कोई ऑर्डनरी पर्सन होता है, जो सेंस ऑर्डनरी सेंस ऑफ टेम्पर का कोई पर्सन होता है, तो उस स्लाइट हार्म के बारे में क्या नहीं करता, कंप्लेन नहीं करता, तो उसको नॉलेज है कि जो भी हार्म कॉज हो रहा है बहुत स्लाइट नेचर का है वो, तो ये क्या नहीं माना जाएगा, ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं ये। अब नेक्स्ट हमारे आते हैं प्राइवेट डिफेंसेस क्या होते हैं, ये 34 से लेके 44 तक के सारे प्रोविजंस इसके अंदर आते हैं। सो नाउ हम डिस्कस करेंगे द राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंसेस, ठीक है, कौन कौन से प्राइवेट डिफेंसेस हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कब हमने राइट जो है हमारा प्राइवेट डिफेंस का उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। प्राइवेट डिफेंस मीन्स हम अपने हमारे ऊपर कोई ऐसी तरीके से मतलब कोई हमारे अगेंस्ट में कोई ऑफेंस कमिट किया रहा है ना, बॉडी को या प्रॉपर्टी को, तो कब हम अपना राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं उस ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। एंड क्या उसमें हम डेथ कॉज भी कर सकते हैं क्या सामने वाले की, तो ये सारी सिचुएशंस हम इसमें देखेंगे। ये 34 से लेके 44 तक के प्रोविजंस हैं, जिसमें 34 क्या बोलता है, थिंग्स डन इन द प्राइवेट डिफेंस, तो नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, अगर कोई भी एक्ट जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते हुए हुआ है तो वो हमारा क्या नहीं होगा, ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। देन हम चलते हैं 35। 35 बोलता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड द प्रॉपर्टी, प्राइवेट डिफेंस दो जगह पे हो सकता है, बॉडी को लेके हो सकता है और प्रॉपर्टी को लेके हो सकता है, ठीक है। तो एवरी पर्सन हैज अ राइट, हर एक व्यक्ति के पास में राइट होता है, कौन सा, टू डिफेंड करने का राइट होता है, किस चीज के लिए, टू डिफेंड करने के लिए, किस चीज को डिफेंड करने के लिए, हिज ओन बॉडी, ठीक है, और बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन, और अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, खुद की बॉडी के अगेंस्ट में कर सकते हैं, किसी दूसरे की बॉडी के अगेंस्ट में कर सकते हैं, जब कोई ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड ऑफेंसेस होते हैं। देखो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 36, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो अनसाउंड माइंड का पर्सन है उसके द्वारा जो भी एक्ट किए जाते हैं, क्या उनके अगेंस्ट में भी कोई एक नॉर्मल साउंड माइंड पर्सन क्या कर सकता है, अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज कर सकता है, तो यस कर सकता है। इसे क्या बोल रखा है, व्हेन एन एक्ट which would otherwise be a certain offense is not that offense by reason of the youth, want of maturity of understanding, the unsoundness of mind, or intoxication of the person doing that act, or by reason of the misconception on the part of that person, every person has the same right of private defense against that act which he would have if the act were that offense। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि अगर कोई भी क्या है अनसाउंड माइंड है, अनसाउंड माइंड जो पर्सन है, देखो जब कोई भी एक्ट होता है विच वुड अदरवाइज बी अ सर्टेन ऑफेंस, जो कि क्या है नॉर्मल सिचुएशंस के अंदर वो एक ऑफेंस है, ठीक है, वो क्या है, कोई भी एक एक्ट है जो कि क्या है नॉर्मल सिचुएशन में एक ऑफेंस है, अपराध की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब क्या बोल रखा है कि बाय रीजन ऑफ द यूथ, यूथ की रीजन से कि अभी वो क्या है मतलब कम उम्र है, जो भी ऑफेंडर है उसकी एज कम है, उस जो भी है, वांट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि उसमें मेच्योरिटी की अंडरस्टैंडिंग कम है, अनसाउंड माइंड है वो, या फिर इंटॉक्सिकेटेड है बाय डूइंग दैट एक्ट, जो वो एक्ट कर रहा है तो वो क्या है इंटॉक्सिकेटेड है,
या फिर रीजन ऑफ द मिसकंसेप्शन ऑन द पार्ट ऑफ दैट पर्सन, या फिर वो पर्सन क्या है, उसको मिसकंसेप्शन हो गया है किसी चीज को लेकर, क्या हो चुकी कोई मिसकंसेप्शन मतलब गलतफहमी हो गई उस किसी चीज को लेकर। तो कौन कौन से रीजन है? यूथ, वांट ऑफ मेच्योरिटी, मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इंटॉक्सिकेशन, या मिसकंसेप्शन हो चुका है किसी फैक्ट्स को लेकर उसको। ठीक है, इस वजह से वो ऑफेंस क्या नहीं माना जाएगा, ऑफेंस नहीं माना जाएगा। जनरली वो एक ऑफेंस है, लेकिन अगर ये सारी सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करती हैं तो वो ऑफेंस ऑफेंस नहीं माना जाएगा। इस इन कारणों की वजह से क्या होगा, जो भी अपराध है वो क्या नहीं माना जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा, ऑफेंस नहीं माना जाएगा वो एक। ठीक है, तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ऐसा कोई ऑफेंस वो बंदा किसी के अगेंस्ट में करता है, ठीक है, तो एवरी पर्सन हैज द सेम राइट, तो हर एक जो नॉर्मल व्यक्ति है ना, साउंड माइंड है, उसके पास में राइट होता है प्राइवेट डिफेंस का अगेंस्ट दैट एक्ट, उन सारे एक्ट्स के अगेंस्ट में जो कि इन जो अब जो रीजंस दे रखे हैं, इस रीजंस की वजह से ऑफेंस नहीं कंसीडर किया जा रहा है। तो उन सारे एक्ट्स के अगेंस्ट में जो नॉर्मल पर्सन होता है उसके पास में राइट होता है कि वो क्या कर सकता है, उनके अगेंस्ट में अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड। देखो इलस्ट्रेशन देखते हैं इसके, जैसे कि जेड अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जेड एक अनसाउंड माइंड का पर्सन है। अटेम्प्ट टू किल ए, अटेम्प्ट करता है ए को डेथ कर, उसको अटेम्प्ट करता है उसको मारने की। जेड इज अ गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस, हालांकि जेड के लिए कोई ऑफेंस नहीं है ये, क्योंकि जेड कैसा है, अनसाउंड माइंड है, उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी 23 के जो एक्सेप्शन हमने पढ़ा है, जनरल एक्सेप्शन, उसके अंदर उसको वो मिल जाएगी उसको। 22 में देखा था, सॉरी 23 में 2 में देख रहा ना, अनसॉल्व में। ठीक है, उसमें उसको क्या मिल जाएगा, एक्सेप्शन मिल जाएगा, तो वो तो उसके लिए तो कोई ऑफेंस नहीं है, वो गिल्टी नहीं है। लेकिन अगर ए, और ए के पास क्या राइट है भाई, अगर जेड उसको मारने की कोशिश कर रहा है, उस पर अटेम्प्ट कर रहा है, तो ए के पास तो कुछ राइट होना चाहिए ना, कि वो खड़ा है कि नहीं तुम अनसॉल्व माइंड हो, चलो मुझे मार लो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। बट ए हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विच ही वुड हैव इफ द जेड वर सेम, अगर जेड सेन होता, तो जब उसके पास ए के पास जितना राइट होता ना, वो आप भी उसके पास वो राइट एग्जिस्ट करता है। ओके, हालांकि मान लिया कि अगर कोई भी पर्सन है जो ऑफेंडर है, जो एक्ट कर रहा है, वो रीजन ऑफ यूथ, वांट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साउंडनेस ऑफ माइंड, इंटॉक्सिकेशन या मिसकंसेप्शन की वजह से उसको वो ऑफेंस नहीं है उसका। ठीक है, लेकिन जिस पर्सन के अगेंस्ट में वो ऑफेंस कमिट करता है, उस पर्सन के पास में तो राइट होता है ना कि वो उससे क्या कर सकता है, अपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो अपने आप को डिफेंस कर सकता है। तो उसके पास में सेम राइट होता है, अगर वो सामने वाला बंदा जो है वो क्या होता, सेम जो भी ऑफेंडर है वो क्या होता, सेम होता, मतलब एक अच्छी सिचुएशन में होता, अंडरस्टेबल सिचुएशन में होता, जो समझ सकता था कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इस एक्ट के। तो उस सिचुएशन में जिस तरीके से वो होता, और जब वो जिसके साथ में ऑफेंस कमिट किया है, जिसके अगेंस्ट में एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो अपना जिस तरीके से अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकता करता, तो आज भी उसके पास में इस सिचुएशन में भी उसके पास में वही सेम राइट है कि इसी तरीके से वो अपना क्या करेगा, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करेगा। देखो इसमें बोल रखा है ए एंटर बाय नाइट अ हाउस विच ही इज लीगली एंटाइटल्ड टू एंटर, ए के पास, ए क्या करता है, नाइट में किसी घर के अंदर एंटर करता है जिसके पास उसमें लीगली राइट है कि वो उसमें एंटर कर सकता है। ठीक है, जेड इन द गुड फेथ, गुड फेथ में टेकिंग ए फॉर हाउस ब्रेकिंग अटैक करता है ए पे। अब वो क्या, जेड क्या होता है, गुड फेथ में सोचता है कि कोई भी बंदा क्या कर रहा है, हाउस ब्रेक कर रहा है, और वो अटैक कर देता है ए के ऊपर। हेयर जेड बाय अटैकिंग ए अंडर दिस मिसकंसेप्शन, ये मिसकंसेप्शन में कर रहा है, उसको गलतफहमी है कि हो सकता है कोई और हाउस ब्रेकिंग कर रहा है, तो इसलिए जेड ने उस पर अटैक किया था। ठीक है, अब जेड जेड ने जो अटैक किया है ना, मिसकंसेप्शन में किया है, तो इसके ऊपर कोई भी ऑफेंसेस नहीं हो, ये कोई ऑफेंस कमिट नहीं माना जाएगा। बट अगर जो ए है उसी टाइम पे अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करता अगेंस्ट द जेड, ठीक है, विच ही वुड हैव इफ जेड वर नॉट एक्टिंग अंडर दैट मिसकंसेप्शन, तो ये भी क्या नहीं माना जाएगा, ऑफेंस कंसीडर नहीं किया जाएगा, और ए भी अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है, देखो 37 में क्या बोल रखा है, एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज अ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, मतलब कौन से सिचुएशंस होते हैं जहां हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, जो कि अभी हमने उसमें देखा था ना, सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस कंटेन इन 37। ठीक है, तो 37 में क्या बोल रखी है, कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं जब हम क्या कर सकते हैं, अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। इसे बोल रखा है देयर इज अ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कहाँ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होता है, तो यहाँ कोई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होता है अगर अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन द डेथ और अ ग्रीवियस हर्ट इफ डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन द गुड फेथ अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस, दो
दैट एक्ट में नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफाइड बाय द लॉ। देखो, अगर कोई ऐसा ऑफेंस, कोई एक्ट किया जा रहा है अगेंस्ट एन एक्ट, कोई ऐसा एक्ट है जो कि नॉट रीजनेबली, जिसमें रीजनेबल एप्रीहेंशन नहीं है किसकी डेथ और ग्रीवियस हर्ट का, मतलब कोई एक्ट किया जा रहा है, एक्ट कौन कर रहा है, एक्ट किया जा रहा है किसके द्वारा, इफ डन, जो एक्ट किया जा रहा है किसके द्वारा किया जा रहा है, डन और अटेम्प्टेड किया था किसके द्वारा, पब्लिक सर्वेंट अगर कोई एक्ट करता है, ठीक है, गुड फेथ के अंदर करता है, अपने जो ऑफिशियल ड्यूटीज है उसको डिस्चार्ज करते हुए कोई भी एक्ट करता है, वो कलर ऑफ हिज ऑफिस में करता है, दो दैट एक्ट में नॉट स्ट्रिक्टली जस्टिफाइड बाय लॉ, चाहे वो स्ट्रिक्टली जस्टिफाइड नहीं हो लॉ के द्वारा, लेकिन जो भी वो एक्ट कर रहा है वो अपने कलर ऑफ ऑफिस में कर रहा है, गुड फेथ के अंदर कर रहा है, अपनी ड्यूटी को जो डिस्चार्ज कर रहा है, तो उस टाइम पे वो अपना जो भी अटेम्प्ट है वो एक्ट है जो वो परफॉर्म कर रहा है। लेकिन उस एक्ट में क्या नहीं है, एप्रीहेंशन नहीं है, रीजनेबल एप्रीहेंशन नहीं है डेथ कॉज करने का, ग्रीवियस कॉज करने का, तो उसके अगेंस्ट में, पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। सेकेंड बोलता है अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली एप्रीहेंशन द, इसमें भी क्या बोल रखा है, डज नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन द डेथ ऑफ ग्रीवियस हर्ट, ठीक है, इसमें भी नहीं है। अगर ये किसके द्वारा किया था, डन और अटेम्प्टेड डन किया था बाय द डायरेक्शन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट ने किसी को डायरेक्ट किया है, किसी बंदे को डायरेक्ट किया है कि इस तरीके से तुम्हें एक्ट करना है, एक वो भी एक्ट करता है किसमें, गुड फेथ में करता है, अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस में करता है, दो डायरेक्शन में नॉट स्ट्रिक्टली जस्टिफाइड बाय लॉ, लेकिन वो स्ट्रिक्टली जस्टिफाइड नहीं है लॉ के द्वारा, ठीक है। कभी भी फिर भी अगर डायरेक्शन में, पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन में कोई भी एक्ट या अटेम्प्ट किया जाता है, और जो में जिसमें ये शो हो रहा है क्लियरली कि यहाँ कोई भी रीजनेबली कॉज ऑफ एप्रीहेंशन ऑफ द डेथ और ग्रीवियस हर्ट नहीं है, तो ये भी एक्ट क्या रहेगा हमारा, इसके अगेंस्ट में क्या नहीं कर सकते, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं अगर कोई ऐसा एक्ट किया जा रहा है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा या पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन में, ठीक है। सी बोलता है इन केसेस इन विच द वेदर वेदर इन केसेस इन विच देयर इज अ टाइम टू हैव रिकॉर्ड्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी, देखो जहां पे अगर कोई भी जिसके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, अगर वो उसके पास में टाइम है कि वो क्या कर सकता है, रिकोर्स कर सकता है प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, कि किसी की हेल्प ले सकता है, पब्लिक अथॉरिटीज की, पुलिस ऑफिसर्स की हेल्प ले सकता है, तो ऐसे टाइम पे पहले उसको हेल्प लेनी चाहिए, तभी वो क्या करेगा, अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करेगा, ठीक है। अगर मतलब उसके पास रीजनेबिलिटी है, रीजनेबल कॉज है कि वो हेल्प ले सकता है, ठीक है, तो देन पहले उसको हेल्प लेनी चाहिए, अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बाद में एक्सरसाइज करो, पहले हेल्प लेगा, वो पहले रिकॉर्ड्स करेगा प्रोटेक्शन, अगर उसके पास टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, रीजनेबल कॉज है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन है कि जैसे कि पुलिस स्टेशन के बाहर या कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है, या फिर कोई पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है, तो पहले उसकी हेल्प ले वो, तब वो अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। देयर इज अ राइट ऑफ सबसेक्शन सेकंड क्या बोलता है, देयर इज अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस एक्सटेंड टू द इन्फ्लिक्शन ऑफ द मोर हार्म देन इज नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट द पर्पस ऑफ द डिफेंस, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रखा है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जब एक्सरसाइज कर रहे हो ना, तो किसी भी केस के अंदर आप जो है इतना हार्म इन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते जितना कि जरूरी होता है ना, उस डिफेंस को रोकने के लिए जितना नेसेसरी होगा सिर्फ उतना ही आपको हार्म कॉज करना है। ऐसे नहीं कि किसी ने आपको थप्पड़ मारा और आपने गन उठाई और उसको शूट कर दिया, नहीं, ये नहीं है, ठीक है। तो आप उतना ही राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो जितना नेसेसरी है कि आपको जो हार्म हो रहा है उसको प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। अब इसमें एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट बोलती है अ पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, किसी पर्सन को डिप्राइव नहीं किया जाएगा अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से अगेंस्ट एन एक्ट डन or attempted to be done by a public servant as such unless he knows or has reason to believe that the person doing an act is a public servant, ठीक है। अब देखो जनरली क्या बोल रखा है, कोई भी पर्सन किसी को भी अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से क्या नहीं किया जाएगा, डिप्राइव्ड नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट भी अगर कोई एक्ट और अटेम्प्ट कर रहा है किसी एक्ट का, तो भी किसी भी पर्सन को अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से क्या नहीं किया जाएगा, डिप्राइव नहीं किया जाएगा। जैसे ए पुलिस ऑफिसर है, तो बी के अगेंस्ट में वो कोई एक्ट कर रहे हैं, तो बी के पास में भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, उसको डिप्राइव नहीं किया जाएगा, कंप्लीटली डिप्राइव नहीं किया जाएगा। अगर उसको नॉलेज है, बी के पास में नॉलेज है कि ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन डूइंग एक्ट इन द पब्लिक सर्वेंट, अगर उसको नॉलेज है कि जो बंदा जो भी काम कर रहा है वो पब्लिक अथॉरिटी में कर रहा है एंड वो पब्लिक सर्वेंट है, तो उसका हो सकता है, अदरवाइज नहीं किया जाएगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय द डायरेक्शन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट unless he knows or has reason to believe that the person doing an act इज एक्टिंग बाय द सच डायरेक्शन, ठीक है। जब तक उसको नॉलेज है, अगर उसको नॉलेज है कि जो भी उसको रीजन टू बिलीव है, नॉलेज है कि जो भी पर्सन जो काम कर रहा है, एक्ट कर रहा है, वो डायरेक्शन में कर रहा है पब्लिक सर्वेंट की में, तो ठीक है, नहीं अदरवाइज उसको क्या नहीं किया जाएगा, डिप्राइव नहीं किया जाएगा अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से अगेंस्ट द एक्ट और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट।
सेकंड क्या बोल रखा है इसमें, और अनलेस सच पर्सन स्टेट द अथॉरिटीज अंडर विच दे एक्ट, और जब तक अगर वो व्यक्ति क्या कर देता है अपने जो भी अथॉरिटी है उसको बता देता है उसके लिए कि आई एम दैट ऑफिसर, तो अंडर दैट अथॉरिटी जिसमें वो एक्ट कर रहा है उस अथॉरिटी के बारे में अगर उसको बता देता है, और इफ ही हैज अथॉरिटी इन राइटिंग, अगर उसके पास में राइटिंग में अथॉरिटी है, ठीक है, तब, और अनलेस ही प्रोड्यूस सच अथॉरिटी इफ डिमांडेड, और अगर जो भी सामने वाला बंदा उससे पूछता है कि आपके पास ये अथॉरिटी है कि नहीं है, अगर वो उसको प्रोड्यूस कर देता है जो डिमांड किया जाएगा उससे, तो जब क्या क्या नहीं किया जाएगा, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये सिचुएशंस है, इनके अंदर क्या नहीं कर सकता है कोई भी पर्सन अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, कुछ रीजनेबल सिचुएशंस ही हैं जिनके अंदर वो कर सकता है। अब आता है हमारा 38, देखो यहाँ से हमारे स्टार्ट होता है कि हम इसमें बोल रखा है कि आप जो है कब अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को बॉडी के, ठीक है, बॉडी के लिए जब कॉज ऑफ डेथ का मतलब बॉडी की जो है राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, जब बॉडी का डिफेंस कर रहे हो तो आप कब डेथ कॉज कर सकते हो किसी सामने वाले की, इसे बोलता है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड, बॉडी तब जो भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है ना ऑफ द बॉडी का जो रहा वो एक्सटेंड हो सकता है, कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है, वो हम क्या कर सकते हैं टू वॉलंटरली कॉज डेथ कर सकते हैं उसको, और अदर हार्म कर सकते हैं टू द असेलेंट को। कौन सी जॉब है अंदर उठा लो, वैसे है ना, आ ही जाएंगे, गेट लगा दो। If the offense which occasions the exercise of the right to be of any of the description enumerated, namely, अगर कोई भी इस तरीके का ऑफेंस कमिट किया जाता है तो उसके अगेंस्ट में जो ऑफेंडर है, जो भी सॉरी ऑफेंडर जो जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अपने बॉडी के अगेंस्ट में अगेंस्ट में यूज कर रहा है, उसके पास राइट होता है कि वो क्या कर सकता है, डेथ कॉज कर सकता है सामने वाले की, अगर ये सिचुएशन होती है तो। अब कौन कौन सी सिचुएशन है, तो ए से लेके जी तक बोल रखी है। ए में बोलता है सच एन असॉल्ट एज में reasonably cause the apprehension that death will otherwise be the consequence of the assault, कि जो भी असॉल्ट हो रहा है उसकी वजह से क्या हो सकता है, डेथ हो सकती है किसी पर्सन की। ठीक है, तो वो अपने डेथ के अगेंस्ट में क्या कर सकता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकता है टू द एक्सटेंड ऑफ द डेथ कॉज कर सकता है सामने वाले की। ठीक है, उसको अप्रीहेंशन है रीजनेबली कि उसके साथ में ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, ग्रीवियस हर्ट हो रहा है, अदरवाइज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ असॉल्ट। ठीक है, तो वो एक्सरसाइज कर सकता है। असॉल्ट विद इंटेंट टू कमिटिंग रेप, कि उसके समय क्या हुआ है, जो असॉल्ट कर रहे हैं उसमें इंटेंशन है कमिटिंग रेप, अगर रेप अगर किसी के साथ में हो रहा है तो वहां पे डेथ कॉज कर सकते हैं प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हुए। ग्रेटिफिकेशन अननेचुरल लस्ट, उसमें कर सकते हैं। किडनैपिंग अबडक्शन हो रहा है तो भी कर सकते हैं। एन असॉल्ट विद इंटेंट टू रॉन्गफुल कन्फाइन कर रहे हैं एक पर्सन को, क्या कर रहे हैं, रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहे हैं अंडर द सर्कमस्टांसेस व्हिच may reasonably cause the apprehension that he will unable to have recourse to the public authorities for his release। ठीक है, जहां उसको मालूम है कि ये क्या नहीं कर सकता है, जो पब्लिक अथॉरिटीज है उनकी हेल्प नहीं कर सकता, रिकॉर्ड्स नहीं करवा सकता उनसे फॉर अपने रिलीज के लिए, तो वो अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकता है। जी बोलता है, एन एक्ट ऑफ थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रिंग एसिड और अटेम्प्ट टू थ्रो administered acid where which may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequences of such act। ठीक है, एडमिनिस्टर करता है एसिड या अटेम्प्ट करता है, थ्रो करता है एसिड वगैरह, तो भी क्या कर सकते हैं, वहां राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी सिचुएशन है या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कर सकते हैं इस और बॉडी के अगेंस्ट में, और जिसमें हम डेथ कॉज कर सकते हैं सामने वाले की, तो ये सिचुएशंस है जिनमें हम डेथ कॉज कर सकते हैं। ठीक है, देन 39 क्या बोल रखा है कि व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू द कॉजिंग एनी अदर हार्म, डेथ। अब डेथ के अलावा और कौन कौन से हार्म हैं जो हम कॉज कर सकते हैं और कौन कौन सिचुएशंस है, तो इफ ऑफेंस बी नॉट ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाइड इन 38, अगर जो 38 में जो हमारे ऑफेंसेस डिस्क्राइब किए गए ए से लेके जी तक, अगर वो सारे ऑफेंसेस नहीं होते हैं, उनके अलावा जितने भी ऑफेंसेस होते हैं ना उनमें हम क्या कर सकते हैं, राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी does not extend to the voluntarily causing death to the assailant but does extend कर सकता है under the restriction specified in 36, जो 37 में जो हमारी रिस्ट्रिक्शन दे रखी है उनको उनके उसमें सब्जेक्ट में रहते हुए हम क्या कर सकते हैं, उसको वॉलंटरली कॉजिंग कर सकते हैं टू द असलेंट एनी अदर हार्म कर सकते हैं डेथ के अलावा। देखो इसमें बोल रखा है कि हमें जर्नल जो एक्सेप्शन दे रखा है हमारा 37, उसके सब्जेक्ट तो रहती है हमें सारे काम करने ही है। उसके अलावा 38 में जो हमारे डिस्क्रिप्शन जो ऑफेंसेस डिस्क्राइब किए गए हैं, उनके अलावा अगर कोई ऑफेंसेस होते हैं ए से लेके जी तक, जिसमें ऑफेंसेस में दे रखा था कि अगर डेथ हो जाती है, ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, रेप है, अननेचुरल लस्ट है, किडनैपिंग अबडक्शन हो जाता है, कन्फाइन करते हैं इस तरीके से कि वो किसी की हेल्प नहीं ले सकता पब्लिक अथॉरिटीज के अपने आप को रिलीज करवाने के लिए, या फिर एसिड वाला जाता है। ठीक है, इन 7 सिचुएशंस के अलावा अगर कोई सिचुएशन आ जाती है, तो उसमें हम डेथ के अलावा कोई अदर हार्म कॉज़ कर सकते हैं, ये हमारा 39 बोलता है।
ठीक है। अब 40 क्या बोलता है, कमेंसमेंट एंड द कंटिन्यूएशन ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी, कि कब हम स्टार्ट करते हैं अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का, मतलब कब लगता है हमें कि अब हम ऐसी सिचुएशन आ गई है कि हमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अपना एक्सरसाइज करना चाहिए, और कितने टाइम तक, कब तक हमको उसको एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। ठीक है। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी कमेंस एज सून एज द रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी अराइज, जैसे ही हमें लगे कि रीजनेबल एप्रीहेंशन हो जाए कि ये डेंजर है हमारी बॉडी को, तभी हमारा क्या हो जाता है, वो कमेंस हो जाता है। ठीक है। arise from or attempt to or threat to commit an offense दो द ऑफेंस में नॉट हैव बीन कमिटेड। ठीक है। उसको थ्रेट आता है, उसका अटेम्प्ट भी करता है, चाहे ऑफेंस कमिट हुआ नहीं हो, लेकिन उसका थ्रेट हो रहा है, अटेम्प्ट हो रहा है, जब अराइज हो जाता है ना, डेंजर हो जाता है बॉडी के लिए, तब रीजनेबल एप्रीहेंशन हो जाता है, डेंजर है यहाँ पे बॉडी को, तब ये हमारा कमेंस हो जाता है। एंड इट कंटिन्यू, और ये कंटिन्यू रहता है एज लॉन्ग एज सच एप्रीहेंशन द बॉडी कंटिन्यू, जब तक वो डेंजर जो है, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर कंटिन्यू रहता है ना बॉडी के अगेंस्ट में, तब तक वो हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज रहता ही है। ठीक है। वो कंटिन्यू रहता है। अब नेक्स्ट हमारे बस बोलता है कि अब हम अब तक तो हमने ये जो तीनों देखे थे, हमने 38, 39, 40, ये हमने तीनों बॉडी से रिलेटेड देखे थे कि कब हम बॉडी से रिलेटेड अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड करेंगे डेथ तक। ठीक है। एंड डेथ के अलावा कोई और हार्म कब करेंगे हम बॉडी के अगेंस्ट में। ठीक है। एंड कब हम कमेंस कर सकते हैं, कब तक कंटिन्यू रहता है, ये हमने 40 तक देख लिया। अब 41 में बोल रखा है प्रॉपर्टी का, कि व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सटेंड द कॉजिंग डेथ, कब हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी एक्सरसाइज करेंगे और जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, डेथ कॉज कर सकते हैं सामने वाले की, कब ऐसी सिचुएशन आएंगी। ठीक है। तो दे आर द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सटेंड अंडर द रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफाइड इन 37 टू द वॉलंटरली कॉजिंग डेथ or any other harm to the wrongdoer if the offense committing of which or attempting to commit which occasion the exercise of right be of the offense of any description here enumerated namely, जो ये दे रखे हैं इनके अलावा, इनमें जो दे रखा है उनमें हम क्या कर सकते हैं, अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट अगेंस्ट प्रॉपर्टी क्या कर सकते, एक्सटेंड कर सकते हैं डेथ तक, मतलब डेथ कॉज कर सकते हैं इन सारी सिचुएशन के अंदर। अगर रॉबरी होती है तो, हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज होता है तो, mischief by fire or any explosive substance committed on any building tent vessel which building tent vessel is used as a ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए किया जाता है वो इस्तेमाल, या फिर ऐसा प्लेस ऑफ सेफ्टी ऑफ प्रॉपर्टी, कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है। कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी के लिए उस प्लेस को इस्तेमाल किया था, या ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए किया था, तो ऐसे किसी में मिसचीफ कर देना बाय द फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस के द्वारा। डी बोल रखा है थेफ्ट हो जाता है, मिसचीफ, हाउस ट्रेसपास अंडर द सर्कमस्टांसेस एज मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट डेथ और ग्रीवियस हर्ट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस इफ सच राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट एक्सरसाइज, कि अगर हमने ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं किया तो हो सकता है हमको डेथ या ग्रीवियस हर्ट हो सकता है। तो अगर ये चारों चीजें जहाँ एग्जिस्ट करती हैं, तो वहां हम क्या कर सकते हैं, अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द बॉडी एक्सरसाइज करेंगे, और जो कि हम इसमें डेथ भी कॉज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन रीजनेबल होनी चाहिए वो। तो क्या बोलता है कि व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन द डेथ। ठीक है। डेथ के अलावा हम कब क्या कर सकते हैं, जो 41 के अंदर दे रखे हैं उसके अलावा, हम डेथ के अलावा कोई अदर हार्म कब कौन सी सिचुएशन में कर सकते हैं। तो इसमें बोल रखा है इफ द ऑफेंस द कमिटिंग ऑफ विच और अटेम्प्टिंग टू कमिट विच ओकेजन एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विद थेफ्ट, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास नॉट ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाइड इन द सेक्शन 41। ठीक है। नॉट डिस्क्राइब्ड इन द नॉट डिस्क्रिप्शन नॉट of any of the description specified in section 41, that right does not extend to the voluntarily causing death but does extend subject to the restrictions of specified in section 337 to the voluntarily causing to the doer of any other harm। ठीक है। वही सारी सेम चीजें जैसे बॉडी के अगेंस्ट में देखा था, उसी तरीके से कि जो 41 के अंदर डिस्क्रिप्शन नहीं डिफाइन, मतलब जो भी स्पेसिफाइड ऑफेंसेस हैं उनके अलावा अगर कोई ऑफेंस कमिट किया जाता है, जिसमें थेफ्ट, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास के अलावा कोई ऑफेंस है, और जो सेक्शन 47 में डिफाइन कर रखे हैं उनके अलावा कोई ऑफेंसेस हैं, तो उनके अगेंस्ट में हम क्या कर सकते हैं, अदर कोई हार्म कर सकते हैं अदर देन द डेथ। डेथ के अलावा रॉन्ग डूअर को कोई और वॉलेंटरली कॉजिंग हार्म कर सकते हैं डेथ के अलावा। 43 बोलता है कि कमेंसमेंट और कंटिन्यूएशन की बात करता है, कब ये कमेंस होता है, कंटिन्यू रहता है। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी, फर्स्ट बोलता है कमेंस कब स्टार्ट होता है, व्हेन द रीजनेबल एप्रीहेंशन
व्हेन द रीजनेबल एप्रीहेंशन द डेंजर टू द प्रॉपर्टी कमेंस, जिस दिन से हम क्या हो जाता है, जिस टाइम से हमारा एप्रीहेंशन होता है ना, रीजनेबल एप्रीहेंशन आ जाता है, हमको डर लगने लग जाता है उस चीज के रिगार्डिंग, डेंजर का डर लगता है कि इस प्रॉपर्टी को अब ये डेंजर हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है इसके साथ में, तब से हमारा क्या होता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज हो जाता है। ठीक है, कमेंस हो जाता है। अब कंटिन्यू कब तक रहता है, तो वी बोलता है अगेंस्ट द थेफ्ट, थेफ्ट की अगर बात करते हैं तो कंटिन्यू रहता है टिल द ऑफेंडर हैज इफेक्टेड हैज रिट्रीटेड विद द प्रॉपर्टी और आइदर द असिस्टेंस ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज ऑब्टेन और द प्रॉपर्टी हैज बीन रिकवर्ड। देखो, तीन सिचुएशन बोल रखी है, कब तक रहता है, जब तक या तो ऑफेंडर अफेक्टेड हैज रिट्रीटेड विद द प्रॉपर्टी, या तो ऑफेंडर उस प्रॉपर्टी को वापस ही नहीं कर दे। ठीक है, जैसे सिचुएशन में थी पहले उसी सिचुएशन में लाके रख दे उसको। आइदर द असिस्टेंट, या फिर हम असिस्टेंट ले सकते हैं पब्लिक अथॉरिटीज की। ठीक है, तब तक वो कंटिन्यू रहता है। अगर हमने किसी पब्लिक अथॉरिटीज की, जैसे कोई थेफ्ट करके भाग रहा है, उसी टाइम पे हमने किसी पब्लिक अथॉरिटी की असिस्टेंट ले ली, तो तब तक ही वो कंटिन्यू रहता है। ठीक है, और द बॉडी हैज बीन रिकवर्ड, सॉरी, प्रॉपर्टी हैज बीन रिकवर्ड, जब हमारी प्रॉपर्टी रिकवर्ड हो जाती है तब तक ही रहता है, उसके बाद हमारा कोई भी जो राइट है वो एक्सरसाइज कंटिन्यू नहीं रहता है। ठीक है, ये तो अंग्रेज में थेफ्ट की थी। अब बात करते हैं अंग्रेज द बॉडी, सॉरी, बॉडी क्यों आ रहा है, अंग्रेज द रॉबरी, रॉबरी के अंगेंस्ट में देखें तो ये कंटिन्यू रहता है एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कॉज और अटेम्प्ट टू कॉज टू एनी पर्सन डेथ और हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, और एज लॉन्ग एज द फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट पर्सनल, इंस्टेंट पर्सोनल रिस्ट्रेंट कंटिन्यू। ठीक है, देखो इसमें क्या बोल रखा है, जब रॉबरी की बात आती है तो रॉबरी कब कंटिन्यू रहती है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब तक कंटिन्यू रहता है रॉबरी के अगेंस्ट में, जब तक रहता है ऑफेंडर, जब तक कॉज और अटेम्प्ट टू करता है किसी भी बंदे को हर्ट, ग्रीवियस, सॉरी, डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का, जब तक उसको फियर रहता है, जब तक वो कमिट करता है उसके साथ में, तब तक वो कंटिन्यू रहता है। या फिर फियर रहता है उस बंदे को इंस्टेंट डेथ का, इंस्टेंट हर्ट का, और ऑफ इंस्टेंट पर्सोनल रिस्ट्रेन का, जब तक वो कंटिन्यू रहता है ना, तब तक क्या रहता है, वो रॉबरी के अगेंस्ट में जो राइट है वो कंटिन्यू रहता है। डी बोलता है अगेंस्ट द क्रिमिनल ट्रेसपास और द मिसचीफ, किसके अगेंस्ट में बोल रखा है, क्रिमिनल ट्रेसपास एंड मिसचीफ के बारे में बोल रखा है। कंटिन्यू रहता है एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कंटिन्यू इन द कमीशन ऑफ द क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ, जब तक ऑफेंडर कंटिन्यू करता है, मतलब जब तक वो क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहा है, मिसचीफ कर रहा है, तब तक वो चीजें क्या रहती है, हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या रहता है, हमारा कंटिन्यू रहता है, तब तक वो कंटिन्यू करके रखता है अपना क्रिमिनल ट्रेसपास को, मिसचीफ को। ठीक है, ई बोलता है अगेंस्ट द हाउस ब्रेकिंग आफ्टर द सनसेट एंड बिफोर द सनराइज कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द हाउस ट्रेसपास व्हिच हैज बीन बिगन बाय सच हाउस ब्रेकिंग कंटिन्यू। देखो, इसमें बोल रखा है कि हाउस ब्रेकिंग के अगेंस्ट में कब तक रहता है, आफ्टर द सनसेट एंड बिफोर सनराइज कंटिन्यू रहता है। हाउस ब्रेकिंग जो हो रही है आफ्टर द सनसेट बिफोर सनराइज, वो कंटिन्यू कब तक रहता है, एज लॉन्ग एज द हाउस ट्रेसपास व्हिच हैज बीन बिगन बाय सच हाउस ब्रेकिंग कंटिन्यू, जब तक वो हाउस ट्रेसपास जो कर रहे हैं, जब तक वो हाउस ब्रेकिंग के कंटिन्यू रहता है ना, तब तक जब वो स्टार्ट हुआ था हाउस ब्रेकिंग, और जब तक हाउस ट्रेसपास जो भी चल रहा है, तब तक वो क्या रहता है, हमारा कंटिन्यू रहता है, जब तक हम हाउस ब्रेकिंग कर रहे हैं। ठीक है, जब हमारा हाउस ब्रेकिंग हमने स्टार्ट किया था, अब जो हमारा हाउस ट्रेसपास में कन्वर्ट हो गया, तब तक वो कंटिन्यू रहता है। ठीक है, ये हमारी सारी चीजें हो गई कंप्लीट। अब लास्ट बचता है हमारा 44, इसे बोल रखा है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द डेडली असॉल्ट्स व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ हार्म टू द इनोसेंट पर्सन। देखो, अब वहां हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कैसे अगेंस्ट कर सकते हैं, जो भी डेडली असॉल्ट हो रहा है, जहाँ रिस्क है किसी इनोसेंट पर्सन के अगेंस्ट को हार्म करने का। इफ इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जब कोई भी क्या कर रहा है, अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज कर रहा है अगेंस्ट एन असॉल्ट, जो भी असॉल्ट हो रहा है उसके अगेंस्ट में, विच रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन द डेथ, जो कि क्या कर रखा है, जो असॉल्ट है ना, वो एप्रीहेंशन क्रिएट करता है कि इससे डेथ हो सकती है। ऑफेंड डिफेंडर, जो डिफेंडर है ना, जो डिफेंड कर रहा है, डिफेंडर बी सो सिचुएटेड दैट ही कैन नॉट अफेक्टिवली एक्सरसाइज द राइट। अब डिफेंडर इस सिचुएशन में है कि वो क्या नहीं कर सकता, अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं कर सकता है विदाउट रिस्क ऑफ हार्म टू द इनोसेंट पर्सन, बिना किसी इनोसेंट पर्सन को हार्म किए वो अपने राइट जो है उसको एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। तो हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंड एक्सटेंड टू रनिंग दैट रिस्क, तो उसका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड करता है वहां तक कि उसको रिस्क को, इनोसेंट पर्सन को भी रिस्क कॉज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं इलस्ट्रेशन दे रखा है, जैसे कि ए इज अटैक्ड बाय अ मोव हु अटेम्प्ट टू मर्डर हिम, हु अटेम्प्ट टू मर्डर हिम। ठीक है, ही कैन नॉट इफेक्टिवली एक्सरसाइज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विदाउट फायरिंग ऑन द मूव। अब वो जो है, जो ए के जो ऊपर जो अटैक किया है ना मूव का, वो जब तक अब जो ए अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करेगा, तो जब वो फायरिंग करेगा मूव के ऊपर, तो वो अपना प्राइवेट डिफेंस जो है तभी एक्सरसाइज कर सकते, बिना उनको फायरिंग करे नहीं कर सकता है, उसको फायरिंग करनी पड़ेगी। लेकिन एंड ही कैन नॉट फायर, और ही कैन नॉट फायर विदाउट रिस्क ऑफ हार्मिंग यंग चिल्ड्रंस। अब मूव के अंदर क्या यंग चिल्ड्रंस भी हैं, हु आर
मिगल इन विद द मूव, ठीक है। अब उनको भी रिस्क उसको हो सकता है, जब वो फायरिंग करेगा भाई देख के थोड़ी करेगा कि मेरे को इसको मारना है इसको मारना है, अंधाधुंध फायरिंग करेगा वो, ठीक है। तो उसमें क्या है, रिस्क हो सकता है कि हार्म हो सकता है किसको, जो यंग चिल्ड्रंस है उनको, उनको हार्म कॉज हो सकता है। तो ए जो कमिट्स नो ऑफेंस, ए कमिट्स नो ऑफेंस इफ वाई सो फायरिंग ही हार्म्स एनी चिल्ड्रंस, अगर उसके उसकी वजह से कोई भी चिल्ड्रन को हार्म हो जाता है तो वो क्या करेगा, वो एक्सरसाइज कर सकता है अपना राइट जो भी है, ठीक है। तो इसमें यही बोल रखा है कि अगर कोई भी अपना क्या कर रहा है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को किसी अंगेंस्ट असॉल्ट के अंगेंस्ट में, जहां उसको उस असॉल्ट से ऐसा लग रहा है कि यहाँ उसकी एप्रीहेंशन मतलब डेथ, रीजनेबल एप्रीहेंशन है उसको कि हाँ, मेरी डेथ कॉज हो सकती है, अगर मैंने अपना राइट जो भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है उसको एक्सरसाइज नहीं किया तो मेरी डेथ कॉज हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन अगर आ जाती है, और जहां अगर उसको लगता है कि जब अपना वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करेगा तो इससे किसी इनोसेंट पर्सन को भी हार्म हो सकता है, तो दैट मीन्स वो अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज कर सकता है, अगर इससे किसी को भी, किसी इनोसेंट पर्सन को रिस्क हार्म हो रहा है तो उसके लिए वो क्या नहीं होगा, लाइबल नहीं होगा, वो अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ तक हमारे ये कंप्लीट हो चुके हैं, जो भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है एंड जो भी हमारे जनरल एक्सेप्शंस वगैरह कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे क्लास में देखेंगे, तो यहाँ तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।